जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 42 स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, ये कल सवाल होमवर्क में दिया था। ऑनलाइन वालों को तो आदत है ऑनलाइन लेक्चर लेने की, तो उन्होंने पूरे सवाल की डिस्कशन अटेंड कर ली है। उस होमवर्क के सवाल में 1-2 मिनट पता नहीं इधर उधर की क्या बातें हो रही थी, उनको मैंने कहा था आप इग्नोर कर दीजिएगा। और जो हमारे काम की बात होगी शायद 1-1.5 मिनट बाद वीडियो के शुरू हो गई थी और क्वेश्चन 10 की डिस्कशन शुरू हुई थी और एंड तक चलती रही थी। बहरहाल पुराना लास्ट टाइम वाला वो लेक्चर था, तो इधर उधर की जो बातें थी वो आपने इग्नोर करनी थी। और यानी कि कल आपकी डबल क्लास थी ऑलमोस्ट। एक आपने क्लास में सवाल किया था, एक होमवर्क वाला सवाल डिस्कस हुआ था। ये क्वेश्चन 10 प्लीज़ ऑनलाइन वाले हजरात वीडियो देख लें, इससे पहले पढ़ी हुई है, शायद आपने कल देख ही ली हो। अच्छा मोहतरम, अब इधर फिजिकल में भी कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जिन्होंने ये सवाल नहीं अटेंड की वीडियो, इनको मैं आज आखिरी मौका दे रहा हूँ, कल तक ये वीडियो अटेंड कर लें। और मैं 2 एडजस्टमेंट्स फिर भी डिस्कस करूँगा, चाहे आपने वीडियो शौक से भी देख ली हो, 2 एडजस्टमेंट्स मैं फिर भी डिस्कस करूँगा। मोहतरम, एक इस सवाल में ना मसला ये था, पास पेपर का क्वेश्चन 10 है, पेज 323 कि डेफर टैक्स लाइबिलिटी दी हुई थी साल के शुरू में। डेफर टैक्स लाइबिलिटी दी हुई थी साल के शुरू में, और मोहतरम ये थी ना असल में 25.2। ये 25.2 क्या था? एक ही दफा ना एंड पे हो जाए हमारा। ये 25.2 क्या था? ये क्या DTL का ब्रॉड डाउन था या DTA का ब्रॉड डाउन था? DTL का ब्रॉड डाउन था। यार एक नया लफ्ज आज मिला है हमें, नेट डेफर टैक्स। क्या? नेट डेफर टैक्स। नेट डेफर टैक्स का क्या मतलब है? डेफर टैक्स लायबिलिटी भी होगी, कुछ DTL के गांव के लोग होंगे, कुछ DTA के गांव के लोग होंगे, कट कटा के लायबिलिटी ज्यादा होंगी। ये मतलब था नेट डेफर टैक्स लायबिलिटी का। अच्छा, अब एक जो है ना यार मसला था, जो मैं मानता हूं कि आई कैप होना चाहिए था कि यहां लिखता कि ये DTL है या DTA है, लेकिन अल्लाह भला करे अगर आई कैप ने नहीं भी लिखा ना यहां, तो हमें पता है नेट लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी के साथ ये कौन सा साइन यूज कर रहा है? ये मैंने वीडियो में बात नहीं की थी। लायबिलिटी के साथ ये कौन सा की थी? लायबिलिटी के साथ कौन सा साइन यूज कर रहा है? इस मींस के ये भी क्या है? लायबिलिटी है। ये भी क्या है? लायबिलिटी है। और ये नेगेटिव साइन यूज कर रहा है इसके साथ, तो ये क्या है? डेफर टैक्स एसेट। क्लियर? अच्छा, अब मोहतरम ये मैं आपको अगर उल्टा चलाऊं ना, तो कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और टैक्स, ये असल में ना ये वाला कॉलम था। समझ आई बात? ये असल में ये वाला कॉलम था। ये डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 30 जून 17 की वर्किंग थी। इस वर्किंग का मैं बोल्डली नाम दे सकता हूं, डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन बोले 30 जून 17। क्लियर? अब मोहतरम अगली बात यह थी कि ये तो असल में ना टैक्स वाला कॉलम था, जिसे मैं कह सकता हूं, यार मैं तो दोबारा लिख रहा हूं, माजरत, बुरा भी लग रहा होगा आपको कि दोबारा वही उधर चीजें लिखी हुई हैं इनको दोबारा लिख रहे हैं, लेकिन लेट मी, मुझे करने दें। और डेफर टैक्स एसेट कितना यार? 14.7। अब यार टैक्स रेट कितना था? 30%। तो मोहतरम अगर एक बात मैं आपसे करने लगा हूं, अगर ये आखिरी कॉलम है तो इसको ग्रॉस अप, इसको बढ़ा के आप कैरिंग अमाउंट एक्सप्रेस में नहीं पहुंचेंगे। इस कॉलम की सारी फिगर्स पर 13 लगाए तो ये आया है, तो इसका मतलब है ये सारी फिगर्स 30 पे पड़ी हुई हैं, हमें 70 नहीं चाहिए, हमें 100 चाहिए। कैलकुलेटर थामे, 34.5 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना? 115। ना अब्बू का नाम बताते रहे यार, बेटे का नाम अब तो आपको याद हो गया ना, बेटे का नाम क्या है? DTL, तो अब्बू का नाम TTD। आगे चलें, 5.4 को डिवाइड करें 30% से मल्टीप्लाई, 18 क्या? TTD। और इधर बताएं 49 क्या? DTA के अब्बू का नाम? डिडक्टेबल टेम्परेरी
डिफरेंस। तो कितने लोग डिस्कशन अटेंड किए बगैर ये दो कॉलम बना चुके थे? कितने लोगों ने डिस्कशन अटेंड करके ये दो कॉलम समझ आए? तो पेपर में कैसे पता चलना था मेरे भाई? एज ऑन लिखा हुआ था, पहली बात। और दूसरी बात, 30 जून 17 पिछला साल। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अरोज ऑन अकाउंट ऑफ फॉलोइंग। एज ऑन पिछला साल, एज ऑन पिछला साल डेफर्ड टैक्स की रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। क्लियर? अच्छा, आफ्टर डूइंग ऑल दिस डिस्कशन अब हम ऐसा करते हैं, इनको मिटा देते हैं और अगर हम चाहें तो हम इनको छुपा देते हैं। उनको मिटा दिया, इनको छुपा दिया। ओए हो। अच्छा, अब हम क्या करें? नहीं लेवल क्या है इसमें? अच्छा, अब हम क्या करें? अब हम इनको नेड़े नेड़े बुला लें। चलो भाई चलें, कहाँ लेके जा रहे हो? कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस। क्लियर? टेक्नोलॉजी अपने रूज पे। अच्छा तो मोहतरम ये सारी इंफॉर्मेशन थी आपके पास। वी कैन ब्रिंग मोर नेड़े बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट नेड़े नेड़े। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। खैर, ओहो, दिस गड़बड़ इन नेड़े नेड़े, हेयर इज राइट। अच्छा हजरात, अब यार आपको पता है अल्लाह का शुक्र है कुछ लोगों को टीबी होता ही नहीं। पूरी पूरी जिंदगी गुजर जाती है, अल्लाह का शुक्र है उनको कभी टीबी होता ही नहीं। राइट ऑफ यूज को टीबी नहीं होता। अब हमारे लेवल की बातें, लिया कैमरा साथ साथ, लीज लायबिलिटी को टीबी नहीं होता, इंटरेस्ट पेएबल को टीबी नहीं होता, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी को टीबी नहीं होता, प्रोविजन फॉर वारंटी को टीबी नहीं होता। कुछ लोगों को पूरी जिंदगी टीबी, यानी कि टैक्स बेस उनकी जीरो होती है ना। यार पीपी को टीबी हो जाता है, ट्रेडमार्क है इंटेंजिबल, और इंटेंजिबल की अगर अमोर्टाइजेशन में डिफरेंस आ जाए ना तो फिर इंटेंजिबल को भी टीबी हो जाता है। लेकिन किसको टीबी नहीं होता? प्रोविजन फॉर वारंटी। प्रोविजन फॉर वारंटी तो पहली दफा है ना आपके, आपने कभी पढ़ा नहीं था, लेकिन प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी तो पढ़ा हुआ था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो पढ़ा हुआ था। तो इनकी टैक्स बेस हमेशा क्या होती है? जीरो होती है। तो मोहतरम इसकी कैरिंग अमाउंट भी क्या थी? 49। प्लीज माजरत, ये मैं टोटल के सामने नहीं लिख रहा, शायद आपको समझ आ रही हो। टोटल को छोड़ें, ये मैं किसके सामने लिख रहा हूँ? सारा प्रोविजन के सामने। तो आई एम डैम श्योर आपने तो वीडियो अटेंड नहीं की, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह आपको समझ आ रही होगी अब तो, क्योंकि आप ही के लिए डिस्कशन कर रहा हूं। आई एम डैम श्योर कि 49 वाज द प्रोविजन फॉर वारंटी ब्रॉट डाउन एज ऑन 30 जून 17 16 नहीं, यही दिन पीछे जाओ, ज्यादा दाम ना मारो। एज ऑन 30 जून 17 माय प्रोविजन फॉर वारंटी ब्रॉट डाउन वाज 49। क्लियर? ओके, नाउ कम ऑन, इसको कहते नहीं आप घर में, कम ऑन गाय, कम ऑन। पॉइंट 4, ओएल कैरीज अ ट्रेडमार्क। ओएल के पास एक ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क क्या होता है? इंटेंजिबल। इसकी कॉस्ट कितनी है? 90, हैविंग इंडेफिनिट लाइफ। अच्छा यार, फिर अकाउंटिंग वाले डेप्रिशिएट करे होंगे? एक्सेलेंट, अकाउंटिंग वाले डेप्रिशिएट नहीं करे होंगे। हैविंग कैरिंग अमाउंट ऑफ 90, अकाउंटिंग वाले डेप्रिशिएट व्हिच वाज एक्वायर्ड ऑन यकम जुलाई 15। काफी पुराना खरीदा हुआ है, यकम जुलाई 15। टैक्स वाले इसको अमोर्टाइज कर रहे हैं कितने सालों पे? 10 सालों पे। जरा यकम जुलाई 15 को छोड़ें, 30 जून 16 पे खड़े होके पहली दफा डिडक्शन निकली होगी। 30 जून 16, 30 जून 17, आगे ना जाएं, अभी मैं 30 जून 17 पे खड़ा हूं। 30 जून 17 पे कितने साल अमोर्टाइज हो चुका होगा किनकी नजर में? कैलकुलेटर के बगैर बताएं। 90 डिवाइडेड बाय 10, 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 years 18, और 90 माइनस 18 व्हाट इज टैक्स वालों की बीवी एज ऑन 30 जून 17? जबानी बिल्कुल सही निकल आई, कितनी? 72। गलत जगह लिखी, बिल्कुल गलत जगह लिखी मैंने। मुझे किस में लिखनी चाहिए? ट्रेडमार्क में। क्लियर? ये ट्रेडमार्क में निकल आई। और कैरिंग अमाउंट जीरो कैसे यार? खुदा के लिए कैरिंग अमाउंट खुदा के लिए जीरो कैसे? कैरिंग अमाउंट होती है अकाउंटिंग वालों की नजर में बैलेंस शीट में क्या आना है। तो मोहतरम, ऐसा इंटेंजिबल जो अमोर्टाइज ना हो रहा हो वो लैंड की तरह होता है, और लैंड बैलेंस शीट में नजर आती है, इसलिए ऐसा इंटेंजिबल जो अमोर्टाइज नहीं हो रहा होगा वो अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट में धड़ल्ले से नजर आएगा। सुबह बुलवाते हैं। इसमें इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना चाहिए हर साल, लेकिन इंपेयरमेंट टेस्ट अगर परफॉर्म करना होता तो वो हमें बताता तो हम करते। अच्छा यार, ये देखें, लकीली शुक्र है ये 18 ही आ रहा है। रिवर्स वर्किंग से 18 आया था, सीधे चल के भी चेक कर लिया 18 आ रहा है। ठीक है, ये शॉपर से क्या निकाल रहे हैं? निकालने तो सबके लिए निकालने, ना तो बंद करें शॉपर। सुबह जज्बात से नाश्ता भी नहीं किया था। अच्छा जी, मैं आप लोगों की बात करूं, मैं अगर कहता हूं तो 90 इज ग्रेटर देन 72 और 49 इज ग्रेटर देन 0, तो ये रूल 1 लगेगा, इसलिए टीटीडी है। उल्टा चल के भी टीटीडी है, उल्टी करके भी टीटीडी है, और सीधी करके भी टीटीडी है आपके लिए। अच्छा, इधर उल्टी करके भी डीटीडी है, और रूल नंबर 3 है प्रोविजन फॉर वारंटी, सीधा चल के भी
DTD है यार। PPE में मसला था, उसके लिए मैं आपको वीडियो अटेंड करने के बारे में कहूंगा। PPE में मसला था, कैरिंग अमाउंट ग्रेटर होगी टैक्स बेस से, ये मुझे श्योर है। ये जरा प्लीज ये समझ लें ग्रेटर क्यों है। मुझे बताएं क्या वजह बनी होगी कि PPE पे TTD आ गया। कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी टैक्स बेस से ना, इतना तो अब काफी दिन हो चुके हैं। आप तो ऐसी बात ना करनी चाहिए कि रूल अगर उल्टा चलाएं हम तो आपको समझना आए। तो काफी जब आप छोटे होते हैं तो ऐसे चलते हैं, जब आप बड़े होते हैं तो ऐसे भी चल लेते हैं आप, कोई मसला नहीं। तो अब ऑब्वियसली सोच के बताएं PPE में TTD कब आता है, रूल 1 में 2 में? रूल 1 में। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज, इस लाइन की बुनियाद पे ना, ये इस लाइन की बुनियाद पे एक फिक्रा मैं बोलने लगा हूं, तारीखी फिक्रा जो कायदे आजम ने बोला था पाकिस्तान बनने पे। PPE ऑफ, सॉरी यार मैंने फिक्रा ही बना दिया। कैरिंग अमाउंट ऑफ PPE, माना कि सवाल 2018 में बना है। अच्छा, कैरिंग दूर रस्ते, वो कैरिंग अमाउंट ऑफ PPE exceeds the tax base by 150। इस फिक्रे को इतनी इंपॉर्टेंस देनी है, इतनी इंपॉर्टेंस देनी है जितनी आप जो है वो CA फाइनल के पेपर को इंपॉर्टेंस देंगे। इस फिक्रे को इन दोनों फिक्रों के साथ जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक PPE का अकाउंट नहीं बनेगा। तो इसलिए लोग सवाल में 0.123 डालते हैं, हम सवाल में 0.0 डालने लगे हैं। 0.0 बोलें जी, क्या फिक्रा बने? कैरिंग अमाउंट ऑफ PPE एक्सीड टैक्स बेस बाय, ऑनलाइन वालों ने वीडियो डिस्कशन अटेंड कर ली हुई है, खुदा के लिए इस वीडियो को आगे ना कीजिएगा, कुछ बातें भी चल रही हैं मेरी। बाय रुपीज, इधर भी जो बैठे हैं उन्होंने जिन्होंने कल वीडियो अटेंड किया, चलो बोली मची हुई है, चलो छोड़ो यार आगे चलो। कैरिंग अमाउंट ऑफ PPE एक्सीड द टैक्स बेस बाय रुपीज 115। और मोहतरम ये फिर डाटा ऐसा अवेलेबल था कि खींच तान के आपने अकाउंट बनाने की कोशिश करनी थी, ठीक है जी, ओके, क्योंकि थोड़ी सी मिसिंग इंफॉर्मेशन थी PPE के अकाउंट में। अच्छा यार, अब अगली बात क्या करनी है, इस बात को चलें साथ ही खत्म कर दें, इस बात को साथ ही ओवर कर दें। 1-2 मिनट लगा लेते हैं। कैरिंग अमाउंट ऑफ टैक्स बेस पूरा सवाल ही हो जाना मुझे लग रहा है। अकाउंटिंग वालों का अकाउंट, टैक्स वालों का अकाउंट। कैरिंग अमाउंट ऑफ PPE एक्सीड द टैक्स WDV बाय रुपीज, सॉरी यार, ऑन 30 जून 17, ऑन 30 जून 17। अब मसला ये था इस सवाल में कि प्रॉपर्टी अकाउंट बुक वैल्यू पे, PPE अकाउंट बुक वैल्यू पे, अकाउंटिंग रूल्स के एतबार से, और कैरिंग अमाउंट ऑफ टैक्स बेस, या कैरिंग अमाउंट एक्सीड या टैक्स बेस एक्सीड, कैरिंग अमाउंट एक्सीड टैक्स बेस बाय 115। क्लियर? कैरिंग अमाउंट ऑफ PPE एक्सीड द टैक्स बेस बाय 115 ऑन 30 जून 17। तो कैरिंग अमाउंट एक्सीड द टैक्स बेस बाय 115। थोड़ी थोड़ी मिसिंग थी इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ज्यादा है टैक्स डेप्रिसिएशन से 45। हाँ जी मोहतरम जी बताएं। 30-17 पे कैरी डाउन आएगा, लेकिन हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट है 30-18। हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट कौन सा साल है? 30-18। तो 30-17 मैंने इसलिए लिखा है कि ये ब्रॉड डाउन है ना, वीडियो देखनी होती है इसने, बाकी वीडियोस देख लेगा यूट्यूब पे। अच्छा पढ़िए, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एक्सीड टैक्स डेप्रिसिएशन बाय 45। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एक्सीड द टैक्स डेप्रिसिएशन बाय 45। अगर आपका शागिर्द होता है आप क्या करते हैं इस वक्त जब ये कह रहा होता है, ये CD में लिखें। अच्छा आगे चलें। ड्यूरिंग द ईयर ऑयल सोल्ड अ मशीन, मशीन की भी बीवी होती है, ऑयल सोल्ड, क्या कह रहे हैं, बस हमारी नहीं है। ऑयल सोल्ड अ मशीन हुज बीवी एक्सीडेड, हुज बीवी एक्सीडेड द टैक्स वालों की बीवी बाय, उसकी बीवी और टैक्स, अकाउंटिंग वालों की बीवी और टैक्स वालों की बीवी का कंपेयर करें तो टैक्स वालों की बीवी कितनी ज्यादा है? 15 मिलियन ज्यादा है। अकाउंटिंग वालों की बीवी ज्यादा है, सॉरी बीवी मिक्स हो गई। अकाउंटिंग की बीवी एक्सीडेड, ये बहुत बड़ा। अच्छा, अकाउंटिंग WDV एक्सीडेड द बाय, अब डिस्पोजल्स कितनी है? 15, एक्सीडेड द टैक्स बाय 0। अच्छा यार इसमें ना
एक मिनट बात सुनिएगा, इसमें ना हमें कोई अजम्पशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। एक दिन पहले भी इस तरह का डेटा था, उसमें ना हमें अजम्पशन लेनी पड़ी थी। इसमें हमें अजम्पशन पता है क्यों नहीं लेनी पड़ी? इसमें हमें अजम्पशन इसलिए नहीं, वो देखते रहो ना ऊपर, इसमें हमें अजम्पशन इसलिए नहीं लेनी पड़ी कि 115 में से दोनों फिगर्स माइनस करें ना तो जवाब पॉजिटिव में आ रहा है, तो इसलिए इंशाल्लाह हमारा गुजारा चल जाएगा, हमारा गुजारा चल जाएगा। कैरी डाउन जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। अगर खुदा ना खास्ता इधर कोई फिगर बहुत हैवी पड़ी होती तो फिर ऐसी सूरत में जवाब आ जाना था। उसमें मैंने मशवरा ये दिया था कि इधर फिगर एज्यूम कर लें। अगर मैं इधर फिगर एज्यूम कर लूं, 1000 डालूं तो ये हो जाएगा 1115, लेकिन इसे भी 1000 करना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सवाल जिस तरह खुला है, मेरे कैरी डाउन नेगेटिव आ रहे हैं या पॉजिटिव आ रहे हैं? पॉजिटिव आ रहे हैं। तो मेरे कैरी डाउन पॉजिटिव आ रहे हैं, इसलिए मुझे, हाँ कैरी डाउन 0 है, कोई मसला नहीं है। पता नहीं क्या सवाल वाला खेल रहा है हमारे साथ, हमारी जिंदगी के साथ खेल रहा है, हमारे 6 महीने के साथ खेल रहा है, लेकिन हमने उसको नहीं खुद खेलने देना। 55। अब इन दोनों बीवीज को ले जाएं डिस्पोजल अकाउंट में, लेके आए जी बीवी नंबर 1 को, सॉरी डिस्पोजल अकाउंट, ये डिस्पोजल अकाउंट जी, बोले पीपी 15 और डिस्पोजल अकाउंट कितना? अच्छा मुझे ये बताएं कि कैश जो एसेट बेचने पे आता है उसमें कोई इख्तलाफ होते हैं अकाउंटिंग और टैक्स वालों का? उसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं होता ना। दो चीजों पे याद रखिएगा, अकाउंटिंग और टैक्स वालों का इख्तलाफ नहीं होता। कॉस्ट ऑफ एडिशंस पे वो भी कहते हैं लाख रुपए का नया एसेट खरीदा, ये भी कहते हैं लाख रुपए का नया एसेट खरीदा। कॉस्ट ऑफ एडिशंस पे इख्तलाफ नहीं होता। और किस चीज पे इख्तलाफ नहीं होता? कैश पेड पे, कैश रिसीव्ड पे ऑन डिस्पोजल। अब आपने 50 रुपए लिखने हैं, 50 रुपए लिखने हैं, 50 लिख लें, 100 लिखने हैं, 100 लिख लें। मैं अजम्पशंस लेने की तरफ नहीं जाना चाह रहा, 0 रुपए का बेचा, अजम्पशंस की तरफ मैं ज्यादा नहीं जाना चाह रहा। आप खींच तान के अकाउंट को पूरा कर लें। आप बता दें, कोई जिंदगी का असूल बता दो कि पता चल जाए यहाँ लॉस आता है या गेन आता है। डिस्पोजल क्रेडिट, P&L डेबिट, तो ये क्या है? लॉस। गेन वाले भी हैं, छोड़ें आप लोग, इधर तो कुछ भी नहीं है ना, गेन है लॉस है, जिस मर्जी साइड पे लिखना है। तो करंट टैक्स में क्या लेके जाना था? अकाउंटिंग डेप्शन को उल्टा देना था, टैक्स डेप्शन को डाल देना था। अकाउंटिंग गेन आ रहा है, डिस्पोजल क्रेडिट, P&L डेबिट, लॉस आ रहा है। अकाउंटिंग लॉस को उल्टा देना था और टैक्स होने के लॉस को डाल देना था। ये कैरिंग अमाउंट आ जानी थी और ये टैक्स बेस। 31 दिसंबर 18 की नहीं, 30 जून 18 की। ओके काजी, तो यार सब कुछ तो हो गया हमारा। 0.2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, बस 5 कर लेते हैं। 5 कर लेते हैं यार। ये 5 मैंने माना वीडियो पे भी इसमें तकरीबन 35-40 मिनट मैंने लगा दिए थे, लेकिन मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन इसलिए करूंगा, ये फाइनल अकाउंट में भी उसने एडजस्टमेंट टेस्ट की हुई है, 2 MCQs में भी उसने डाली हुई है और इधर भी एडजस्टमेंट डाली हुई है। अच्छा यार, एक मसला है इस सवाल में, वो ये मसला है, इस सवाल में ना प्रोविजन फॉर वारंटी का ब्रॉड डाउन नहीं दिया हुआ था। तो प्रोविजन फॉर वारंटी का ब्रॉड डाउन ना हमने बहुत मेहनत करनी पड़ी है, मैं तो इसको यही कहूंगा, बहुत मेहनत करके काजी प्रोविजन फॉर वारंटी का ब्रॉड डाउन निकाला हुआ है, प्रोविजन फॉर वारंटी का ब्रॉड डाउन निकाला है। तो बहुत मेहनत करके हमने प्रोविजन फॉर वारंटी का ब्रॉड डाउन निकाला है। असल में ये पिछले साल का कैरी डाउन है, ऐसे कर दिया करें, इतना बड़ा नहीं लाया जाता तो हाँ बोल दिया करें, कुछ कर दिया करें। तो असल में ये प्रोविजन फॉर वारंटी का क्या है? ब्रॉड डाउन है, जो पिछले साल का कैरी डाउन है। कितना? 49। और आपको पता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बनता था, उसका भी कैरी डाउन इस कॉलम में आता था। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी का भी कैरी डाउन इस कॉलम में आता था, टैक्स बेस वाले में नहीं आता था। तो उस तरह से सोच लें, ये प्रोविजन फॉर वारंटी का क्या हो गया? ब्रॉड डाउन। अच्छा, वारंटी की थोड़ी नेचर समझनी पड़ेगी और इस अकाउंट को जरा तफसील से समझना पड़ेगा। इससे पहले कि हम प्रोविजन फॉर वारंटी का अकाउंट 1 जुलाई 2017, इससे पहले प्रोविजन फॉर वारंटी के अकाउंट में फिगर्स डालें, जरा रिवाइज कर लेते हैं कि प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी अकाउंट क्या होता था। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी अकाउंट बिल्कुल इस तरह का अकाउंट होता था। और यार असल में प्रोविजन से मुराद होता है पेएबल, ये बात याद रखिएगा, प्रोविजन से मुराद होता है पेएबल। अच्छा, व्हाट इज ओपनिंग पेएबल? ओपनिंग पेएबल क्या होता है कि हमारा अंदाजा है साल के शुरू में, वारंटी की मैं बात नहीं कर रहा, ग्रेच्युटी की बात कर रहा हूं, हमारा अंदाजा है साल के शुरू में इतने एम्प्लॉइज छोड़ के जाएं तो उनको इतने पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन इस साल एम्प्लॉइज ने और काम किया, तो इस साल भी एम्प्लॉइज को काम करने के बदले और पैसे देने के लिए हम लायबल फील कर रहे हैं क्रेडिट साइड पे। उसमें से कुछ छोड़ के चले गए, उनको पेमेंट कर दी, लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट। और ये वो लोग हैं जो अगले सालों में छोड़ के जा सकते हैं। सिमिलरली व्हाट इज प्रोविजन फॉर वारंटी? प्रोविजन फॉर वारंटी का ये मतलब है कि हमारा अंदाजा है पिछले साल के एंड पे
कि इतने मोबाइल सही होने आएंगे, ये अंदाजा पिछले साल के एंड पे लगाया था कि इतने मोबाइल इस साल सही होने के लिए आएंगे। इस साल मैंने और मोबाइल भी बेच दिए, हमारा अंदाजा है कि वो भी सही होने आएंगे। पिछले साल वाले और इस साल वालों में से इतने सही होने आ गए, ये वाले फिर कभी सही होने आएंगे, ये वाले फिर कभी सही होने आएंगे। अच्छा, एक चीज मुझे बताएं, एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूं जो इससे हटके है। हमारे साल का पहला दिन है और हमने पिछले साल लोगों को पिछले साल लोगों को 1 साल की वारंटी दी थी। 1 साल के अंदर अंदर तुम आ जाना, तुम्हारा मोबाइल सही करके दे देंगे। 1 साल बाद आए तो फारे, हम तुम्हारा मोबाइल सही करके नहीं देंगे, इससे ज्यादा हम वारंटी बर्दाश्त नहीं कर सकते। पिछले साल लोगों को यह कहा था, पिछले साल। और मेरा अंदाजा था इस साल, सवाल का डेटा मैं यूज नहीं करा, मेरा अंदाजा था इस साल 5 रुपए के मोबाइल सही होने आएंगे। जब साल का पहला दिन आया ना, मैंने जो है वो अपनी दुकान के ऊपर जहां सेल हो रहे थे मोबाइल, उस रैक को खाली कर दिया और कोई मोबाइल नहीं रखा हुआ। लोग आ रहे हैं, यार वो मोबाइल आप बेचते थे? नहीं यार, अब हम रसगुल्लों की दुकान खोलने लगे, साथ शेक समोसे और चटनी शटनी, यार खुद भी खाया पिया करेंगे, लोगों को भी पिलाएंगे। हमने मोबाइल बेचने का काम खत्म कर दिया। यार फिर बैठे क्यों हो? यार वो लोगों को वारंटियां दी हुई हैं। हमने कहा था अगर मोबाइल आपका खराब हो गया ना तो साल के अंदर अंदर आ जाना। तो 1 साल मजबूरन हमें यहाँ बैठना पड़ेगा दुकान खोल के। पिछले साल के आखिरी दिन जो भी मोबाइल बेचे थे उनको मैंने वारंटी दे दी थी, इस साल सही कराने आ जाना। तो साल के अंदर अंदर ये लोग आ गए तो ठीक है, नहीं तो हम दुकान बंद करके चले जाएंगे। अब मोहतरम 2 सूरतें हो सकती हैं, 2 सूरतें, कुलू वाला और क्लोज भी रबी नास नहीं। दो सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत ये हो सकती है कि अंदाजा लगाया था 5 रुपए के मोबाइल सही होने आएंगे, आ गए 6 के, अब बिजनेस बंद कर दिया, कैरेट ऑन शेरिटन कुछ नहीं होना, आ गए 6 के। तो यार कोई नहीं, बैडेड एक्सपेंस में भी इसी तरह होता था, बैडेड एक्सपेंस भी इधर बैडेड एक्सपेंस होता था, रिटर्न ऑफ होता था। तो 1 रुपए का खर्चा और बुक कर लेंगे, कोई मसला नहीं। 1 रुपए का अंदाजे की चेंज आ जाती है, कोई मसला नहीं, अंदाजे की चेंज आती है, 1 रुपए का खर्चा और बुक कर लेंगे। अच्छा बिलफर्ज साल के आखिरी दिन मैं बैठा रहा, 30 जून 18 तक बैठा रहा, कोई माई का लाल नहीं आया। 30 जून 18 को शाम 5 बजे एक बंदा आ गया मोबाइल सही कराने के लिए। अब 4 रुपए का खर्चा हुआ मेरा, अब 4 रुपए का खर्चा हुआ, ठीक है जी। मैंने उसे एक बंदा आया और वो मोबाइल लेके गया हुआ था, तो 4 मिलियन का खर्चा हो गया मेरा। 5 मिलियन का अंदाजा लगाया था, खर्चा कितना हो गया? एक्चुअल खर्चा नहीं, मुझे बोलना चाहिए, माजरत, पेमेंट। तो अच्छा, तो अब आप मुझे बता दें, मेरी बातें विल किल लाइक एनीथिंग जस्ट लाइक योर बातें। दिखाएं जरा कैमरे में, खड़े हो जाएं, दिखाएं। सैटरडे मंडे को फिर कौन दिखाया करेगा बातें जी? बैठ जाएं। बातें विल किल लाइक एनीथिंग। यार बच्चों के खिलने के लिए अब क्या साइड है? खर्चे वाली साइड पे तो डाल नहीं सकते 1 रुपया। अच्छा 1 मिनट ऐसा ना करें, लाइबिलिटी पड़ी रहने दें, लाइबिलिटी पड़ी रहने देते हैं 1 रुपए की और कारोबार बंद करके चले जाते हैं। लाइबिलिटी 30 जून 18 की शाम वो 5 बजे सही कराने आया है। अब मैं 5 बजे जब दुकान बंद करके जा रहा हूं तो साल पूरा हो चुका है। जिन लोगों को भी मैंने वारंटी कार्ड दिए हुए हैं, क्योंकि इस साल मैंने मोबाइल नहीं बेचे, मैंने पिछले साल मोबाइल बेचे थे। तो जिनको पिछले साल मोबाइल बेचे हुए हैं उनको 30 जून 17 की डेट वारंटी कार्ड पे डाल के बेचे हुए हैं कि 30 जून 17 को मैं तुम्हें बेच रहा हूं। एक डेट मैंने, हाँ होगी बात, चल अब 30 जून 17 की डेट मैंने डाली होगी। पिछले साल जो मोबाइल बेचे हैं 30 जून 17 की डेट डाली होगी, डेट ऑफ सेल, और नीचे डाली होगी 30 जून 18 लास्ट डेट ऑफ वारंटी एक्सपायरी। अब वो बंदे भी नहीं आए 30 जून 18 तक जो आने की उम्मीद थी। आने की तो 5 की उम्मीद थी, लेकिन सिर्फ 4 मिलियन के सही कराने आए। अब आपकी क्या राय है? इस 1 मिलियन को मैं लाइबिलिटीज में पड़ा रहने दूं? इट इज माई लाइबिलिटी। क्या किसी लाइबिलिटी के अगेंस्ट जिंदगी में आपको खुशी आई थी? क्रेडिटर का डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिटर को पैसे देने जा रहे थे 100 रुपए, क्रेडिटर ने कहा था जल्दी पैसे दे दिए तो मैं 10 रुपए छोड़ता हूं। तो ये लाइबिलिटी है मेरी 5। ये लाइबिलिटी मेरी साल के शुरू में थी। साल जब खत्म हो गया तो अब अगले साल अगर कोई बंदा, मैं तो दुकान बंद करके जा रहा हूं, अगले साल कोई बंदा मुझे सड़क पे भी पकड़ के कह दे ये मोबाइल सही कर, मैं कहूंगा वारंटी कार्ड निकाल, डेट पढ़, सर उसका पकड़ के वारंटी कार्ड पे एवे डेट पढ़, वो कहेगा सॉरी सर मैं नहीं सही करा सकता मोबाइल, चल दो, तो उसको फारिग कर दूंगा बंदे को। अब आप मुझे बताएं मैं घर जाते हुए क्या लेके जाऊं? खुशी लेके जाऊं। घर जाते हुए जोजा के लिए क्या लेके जाऊं? खुशी लेके जाऊं। एक की खुशी लिफाफे में डाल के लेके जाऊं। मेरी लाइबिलिटीज कितनी थी?
5, और उसके अगेंस्ट पेमेंट्स मुझे खुशी कितने की हुई? ये एक की खुशी लफाफे में नहीं जोजा के लिए डाल के लेके जाऊंगा, जोजा को जाके बस बताऊंगा मेरा बोझ देखो कंधों पे फील हो रहा है, तुम्हें कम हो गया मेरा बोझ तुम्हें फील हो रहा है, कम हो गया? कहेगी हाँ हाँ फील हो रहा है, कम हो गया तो वो बोझ मेरा कम हुआ है, ये कोई पैसे नहीं मिलेंगे मुझे, मेरा बोझ क्या हो गया कम हो गया। लेकिन फड्डा सवाल में पता है कब पड़ता है? फड्डा सवाल में पड़ता है पुरानी लायबिलिटीयां भी होती हैं, इस साल के खर्चे भी आ जाते हैं, फिर दोनों जब अपना रोल प्ले करते हैं तो फिर कल वाली वीडियो देखनी पड़ती है अच्छा जी, अच्छा ये पहली लाइन जो सवाल में थी ना, ये बड़ी अजीब सी और खतरनाक लाइन थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। पहली लाइन है सवाल में, ओ भाई ना यार 12,000 की आती है ना, देख इसको अच्छा पॉइंट नंबर 5 और उसने लारा लगाया हुआ है, अमेरिका से 2 आ रही है, मैं मंगाई हूँ, आई नहीं अभी तक, ये एक ही है इस वक्त। ओके पॉइंट 5, ओएल सेल्स गुड्स विद अच्छा यार, जिनको 1 साल की वारंटी दी होगी उन वो कौन से लोग होंगे जिनकी इस साल वारंटी एक्सपायर हो रही होगी? जिनको इस साल बेची होंगी चीजें उनकी इस साल वारंटी एक्सपायर होगी, या पिछले साल जिनको बेची होंगी उनकी इस साल वारंटी एक्सपायर होगी? एक्सेलेंट। जिनको आपने साल की वारंटी दी है ना, तो जब आप 30/18 की रात पे खड़े होंगे ना, तो सिर्फ किन की वारंटीज एक्सपायर हो गई होंगी? जिनको हमारे साल में बेची हैं, या जिनको 30/17 और 16 वालों को छोड़ें। आप लोग ना इधर देखें, मेरा ईयर एंड क्या होगा? 30/18। 30/18 पे खड़े होके 1 साल किन लोगों के पूरे हो रहे होंगे जिनको इस साल बेचे होंगे? नहीं 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 नहीं, अगर किसी को आपने इस दिन भी बेचा है ना, तो उसका 1 साल अगले साल पूरा होगा। तो मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मैं 30/18 की रात पे खड़ा हूं, तो 30/18 की रात पे खड़े होकर साल वारंटियों का किनका एक्सपायर हो गया होगा? जिनको मैंने पिछले साल मोबाइल बेचे हैं। क्यों? अगर मैंने इस दिन मोबाइल बेचा है, अगर मैंने इस दिन मोबाइल बेचा है तो इस साल पूरा हो गया होगा। इस दिन मोबाइल बेचा, इस साल पूरा हो गया होगा। इस साल मोबाइल बेचा, इस दिन साल पूरा हो गया होगा। इस दिन मोबाइल बेचा तो इस वक्त साल पूरा हो गया होगा। तो मेरा सवाल कुछ और था, मेरा सवाल तो ये था, मैं खड़ा हूं यहां पे, ये मैं हूं, मैं खड़ा हूं यहां पे, तो जब मैं खड़ा हूं यहां पे, तो मैं यहां पर क्या सोचूंगा कि मैंने इस साल वालों को यहां तक अगर ना आए तो मेरी बातें खिल जाएंगी, तो मेरी बातें खिल जाएंगी। अगर इस दिन खड़े होके ये लोग ना आए तो फिर मैं रिलैक्स करूंगा कि ये कभी भी नहीं आ सकते, आए भी तो चपेट मारूंगा। क्लियर? लेकिन इस साल खड़े होके थोड़ा परेशान भी होऊंगा, ये लोग आ सकते हैं, ये लोग। क्रिस्टल क्लियर? ओके, कैटलिस्ट डालने की जरूरत नहीं। चलें जी, पढ़ें, थोड़ी थोड़ी याद आ रही है। पॉइंट 5, ओएल सेल्स गुड्स विद अ, इस लाइन का मतलब बता दें। 30/18 पे खड़े होके 30/17 वाली वारंटीज एक्सपायर हो जाएंगी। 30/18 पे खड़े होके 30/17 के साल वाली वारंटीज एक्सपायर हो जाएंगी। एंड इट इज एस्टिमेटेड एट वारंटी एक्सपेंस, वारंटी एक्सपेंस जहन में लेके आए, ग्रेचुटी एक्सपेंस, वारंटी एक्सपेंस, ये वाली फिगर फिलहाल देने लगे। वारंटी एक्सपेंस, एक्सपेंस की फिगर देने लगे पेमेंट की। एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट वारंटी एक्सपेंस, एस्टिमेट ही लगता है ना, जारी बात है, कंफर्म तो नहीं था कितने लोगों ने। इट इज एस्टिमेटेड एट वारंटी एक्सपेंस या वारंटी पेमेंट्स? वारंटी एक्सपेंसेस आर 2% ऑफ एनुअल सेल। ये जरा अगली लाइनें छोड़ें, एनुअल सेल बता दें कितनी है? 1750। ये इस लाइन को तो ना पढ़ा करें, टैक्स वाले क्या चाहते हैं, इसे छोड़ें। तो 1750 मल्टीप्लाइड बाय 2%। व्हाट इज माय एक्सपेंस? 17 इंटू, ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कि सेल पे ना परसेंटेज लगाती है, फिर अंदाजा होता है कि कितने मोबाइल सही होने के लिए आएंगे। तो कितना फिगर आया? 35। अभी मुझे इधर लिख लेने दें, कोई मसला नहीं, लिख लेने दें 35। व्हाट इज दिस? बीडी भी आ गया, खर्चा भी आ गया। अच्छा, बीडी नहीं लिखा अभी, सॉरी। बीडी वो जो मेहनत करके निकाला था, ये वाला बीडी 49। अच्छा, OL sells goods with a 1-year warranty and it is estimated warranty expenses are 2% of सालाना सेल। Actual payments during the year। पहले मुझे बता दें, एक्चुअली मोबाइल कितने लोगों को सही करके दिया होगा? पुराने भी इस साल आए होंगे और नए वाले
साल बाद आएंगे या साल के अंदर अंदर आएंगे? साल के अंदर आएंगे। साल के वारंटी का कॉन्सेप्ट समझिए। वारंटी ये नहीं होती कि साल की वारंटी दे दी है तो 365वें दिन दुकान पे जाएंगे तो वारंटी सही होगी, वरना नहीं। वारंटी का मतलब क्या होता है जरा बताएं। 365 दिन आप वॉशिंग मशीन घर में लेके आए, चौथे दिन खराब होगी, आप यार 365 दिन पूरे होने दे, उन्होंने कहा था साल की वारंटी है, पेड़ मारे बंदा, तुझे तो वारंटी कार्ड नहीं पता, पढ़ना नहीं आता। चौथे दिन आपकी मशीन खराब होगी तो आप चौथे दिन पहुंचे होंगे, बल्कि मशीन पहले पहुंचाएंगे, आप बाद में पहुंचेंगे कि खुदा के लिए मेरी मशीन सही कर दो, 60,000 रुपए की मशीन ली है। तो वारंटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है? साल बाद आने या साल के अंदर अंदर किसी भी टाइम आने? अच्छा आप जरा सोच के बताएं कि एक्चुअल पेमेंट्स जो हुई होंगी, तो एक्चुअल पेमेंट से क्या मुराद है? उनकी रिपेयर करा के दे दी होगी। तो ये जो रिपेयर का खर्चा हमारा आया होगा ये किन किन पे आया होगा? जो पिछले साल मोबाइल बेचे हैं, बीडी में पड़े हुए हैं, 49 वाले, वो भी होंगे। तो उधर देख रहे, मैं इधर आ चुका हूँ, चल के आया हूँ पूरा। अच्छा, तो ब्रॉडबैंड वाले भी सही होंगे इंशाल्लाह। और इस साल के जो खर्चा बुक किया है उनमें से भी हो सकता है कुछ लोग आए। एक्चुअल पेमेंट्स वर ₹54। आगे आगे असल में गेम ऑन है। पहले एक्चुअल पेमेंट्स कितनी है? 54। जज्बाती होके भी कैरी डाउन नहीं निकालना। एक्चुअल पेमेंट्स फॉर 54। इसमें से ऑफ दीज का ये मतलब है ऑफ दीज, इसमें से 38 वो लोग आए जिनको पिछले साल बेचा था। इसमें से 38 वो लोग आए जिनको, ये कुछ भी नहीं है, 54 को मैं नहीं बदलूंगा, 54 का ब्रेकअप है। ऑफ दीज, इसमें से कुछ वो लोग आए जिनको, जैसे ही मैं 34 का ये जो डंडा है ना, ये इधर नीचे लेके जा रहा हूँ ना, साथ साथ उधर देख के खुश हो रहा हूँ 49 पे। होगी आज, जबरदस्त होगी यहाँ। 30 अच्छा, खुशी में 38 जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, वैसे वैसे मैं उधर देख रहा हूँ, वैसे वैसे मैं उधर देख रहा हूँ, क्योंकि अंदाजा क्या लगाया था पिछले साल वाले कितने आएंगे? क्या एग्री करते हैं? ये कैरी डाउन था पिछले साल का। अंदाजा क्या लगाया था पिछले साल वाले कितने आएंगे? 49 आए कितने? 38। खुशी की खबर बेगम को जाके सुनाएंगे। बेगम, अंदाजा लगाया था ना तेरे कहने पे 49, शुक्र है 38 आए हैं। सिर्फ आइंदा अंदाजा ना लगाई। तो तेरे कहने पे अंदाजा कितना लगाया था, कितने आएंगे? 49, और आए कितने? बेगम ने कहा खुशी तो मेरी वजह से मिली ना। तो 49 का अंदाजा लगाया था और आए कितने? कितने कभी नहीं आ सकते, खड़े हो जाओ, कितने कभी नहीं आ सकते? 11 कभी भी नहीं आ सकते, क्योंकि उनका साल गुजर चुका है। अब मोहतरम 49 और 38 को सामने रखें, इधर फिगर डलेगी तो अकाउंट बैलेंस होगा। डालें दे फिगर, कोई मुझे पता है कल आपने रिकॉर्डिंग ली, इधर फिगर डलेगी तो अकाउंट बैलेंस होगा। मैच करें ना, उधार कितना, वो जो थोड़ी देर पहले समझाया था, 5 का उधार था, आए कितने? ये नहीं कि बाकी आ जाएंगे इंशाल्लाह, बाकी इंशाल्लाह आएंगे, चपेड़े खा के जाएंगे। माजरत यार, मुंह से निकल जाता है, घर में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता मैं। ओके, तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, ऐसे बच्चों के सामने ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते, आप तो बड़े हो गए। तो 5 में से कितने आएंगे? 4 आ गए, तो बाकी 1 आएंगे तो चपेड़ खाएंगे। हम कहेंगे आपका साल, वो कहेंगे हमारा साल नहीं खत्म हुआ, वारंटी का साल खत्म हो गया। ओके, अब यार बाकी ये जो फिगर अगर आपने लिखनी है तो लिख लें, ये मेरी नजर में किसी काम की नहीं है, लिखनी है तो लिख लें। 54 में से पुराने कितने आए हैं? 38, तो 50 और 54 माइनस 38, 16 ना इन 35 में से आए हैं, 16 इन 35 में से आए हैं। ठीक है जी, तो अब आप कैरी डाउन, ज्यादा जो लोग सोचते हैं वो 35 माइनस 16 निकाल लें, यहाँ लिख लें। जिन लोगों को ज्यादा सोचने का शौक नहीं, वो कैरी डाउन बैलेंसिंग निकाल लें, कैरी डाउन बैलेंसिंग निकाल लें 19। और ज्यादा सोचने का शौक है तो पुराने इतने आए, इतने आ ही नहीं सकते, इस साल वाले इतने आए, और डायरेक्ट कैलकुलेटर पे देखें, बैलेंसिंग नहीं भी निकालना तो 35 माइनस 16, अगले साल कितने आ जाएंगे? और यार आपको आगे फिर पता है एक ना खत्म होने वाली स्टोरी है, अगले साल हमारा अंदाजा क्या होगा? 19, और अगर अगले साल 20 आ गए तो अब बेगम कहेगी मैं, मेरे से अंदाजा लगवा लिया कर। अब मिल गया ना गम, डाल इधर गम, कितना आ गया? 1 का खर्चा। ओके, तो अगले साल की स्टोरी जरा समझाने की कोशिश करिए, मैंने अपनी तरफ से बनाई है, अपनी तरफ से बनाई है। ओ भाई तो देख, ब्रॉड डाउन अंदाजा क्या है? 19, लेकिन कितने लोग आ गए? ये इन्हीं में से आए, ये इस साल वालों में से नहीं आए,
इन्हीं में से 20 आ गए, तो अगले साल फिर इनकम बुक करेंगे या खर्चा बुक करेंगे? जी जी, यार तू छोड़े आप लोग, तू खोल मोबाइलों की दुकान, ठीक है, मेरी तरफ से नहीं, अपनी तरफ से खोल मोबाइलों की दुकान। अंदाजा लगा कि 19 बिलियन के लोग आएंगे मोबाइल सही कराने, अंदाजा लगा 19 बिलियन के लोग आएंगे मोबाइल सही कराने, और बैठ जा दुकान पे, आएंगे इंशाल्लाह 20 बिलियन। अब अंदाजा तूने कितना लगाया था? 19, आ गए कितने? 20। अब बता दें अंदाजा आपने थोड़ा सा गलत लगाया था, तो बाकी खर्चा बुक कर लें, बाकी खर्चा बुक कर लें। जिंदगी के किसी मोड़ पे ऐसा भी हो सकता है, और जिंदगी के किसी मोड़ पे ऐसा भी हो सकता है। वो लेकिन सोच सोच के वो सो रहा है। ओके, अच्छा यार, इस तरह 100% अकाउंट बड़ा अच्छा है और समझ भी आ जाता है, लेकिन इस तरह अकाउंट बनाने में एक मसला है कि करंट टैक्स की वर्किंग में ना फिगर्स को संभालना मुश्किल हो जाता है। एक्सपेंस भी आ रहा है, इनकम भी आ रही है, करंट टैक्स की वर्किंग में फिगर्स को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो बजाय के मैं खर्चा इधर बुक करूं, इनकम इधर बुक करूं, मैं खर्चे को सोचना पेपर में ऐसे ही 11, एग्जामिनर के लिए भी 11 लिख देना है, लेकिन लिख के इधर काट दीजिएगा। चल यार उथे चलिए, उथे फिर माइनस होगा मैं, हाँ, तो आप कैसा कर लीजिएगा पेपर में, खर्चे को इनकम से नेट कर दीजिएगा, नेट खर्चा ही बचेगा 20। इस तरह ना ये अकाउंट प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी जैसा ही लगेगा, और इस अकाउंट में ना कोई नई लाइन नहीं आएगी। थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा, मैं मान रहा हूं, लेकिन नई लाइन भी नहीं आएगी, और सारा असूल वही करंट टैक्स की वर्किंग में आप 24 को उल्टाएंगे और 54 को माइनस करेंगे, 54 को माइनस करेंगे एक्चुअल जो पुराने सही कराए इस साल, और इतना ऐसे ही ये करंट टैक्स में ऐड हो जाएगा, ये करंट टैक्स में लेस हो जाएगा, और ये कैरिंग अमाउंट अब 19 आ जाएगी, 49 नहीं होगी। इस साल की कैरिंग अमाउंट कितनी आ जाएगी? लेकिन टैक्स बेस इसकी 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि ये ऐसा अकाउंट है जिसको इंशाल्लाह कभी टीवी नहीं होगा, तो टैक्स बेस इसकी 0 होगी, टैक्स वालों की WDV इसकी 0 आएगी। इस क्वेश्चन में हाँ, इस एडजस्टमेंट का टफ टाइम था, लेकिन एक खुशी की बात यह है कि जब ये क्वेश्चन आया था पास पेपर में, तो सारे बच्चे इधर 54 लिख के आए थे और करंट टैक्स में 54 माइनस किया था। सारे बच्चे सेल पे 2% लगा के आए थे, और सेल पे 2% लगा के खर्चा उन्होंने वो रिवर्स कर दिया था, 11 वाली एडजस्टमेंट करना भूल गए थे। तो पूरी एडजस्टमेंट के अगर 3 मार्क्स थे, तो जो बंदा 11 माइनस करना भूल गया था उसका कोई एक ज्यादा नंबर कट गया होगा। तो इसलिए मैंने ये कहा था कि एडजस्टमेंट आएगी, टफ टाइम देगी, लेकिन वही एडजस्टमेंट आपको 70-80% मार्क्स फिर भी देके जाएगी, क्योंकि उस एडजस्टमेंट में वो जो मसला है वो एक ही छोटा मोटा होता है, वो इतना बड़ा मसला नहीं। जैसे कितने लोगों का आधा सवाल सही हो गया था खुद करके, ये तो लेवल है फिर आपका। अभी से अगर आधा सवाल सही हो रहा है तो आई कैप में क्या लेवल होगा? ओके, अंडर द टैक्स लॉज दीज एक्सपेंसेस आर अलाउड ऑन, टैक्स वाले कहते हैं इनको पे करने पे लेस करना, तो इसलिए ये वैसे लिखना जरूरी नहीं है। ये बात याद रखें, जो 2 अकाउंट है ना, बल्कि 3 अकाउंट है, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर और प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन वारंटी, ग्रेचुटी और प्रोविजन फॉर बैड डेट। इन तीनों में के वारंटी और ग्रेचुटी में पेमेंट लेस होती है, और प्रोविजन फॉर बैड डेट में टैक्स वाले एक्चुअल बैड डेट रिटर्न ऑफ माइनस करने देते। बाकी भी सवाल में यार एडजस्टमेंट्स थी, मैं अब एक दिन आपको और दे रहा हूँ, कल तक का टाइम दे रहा हूँ, कल तक वो वीडियो अटेंड कर लें जो यूट्यूब पे अपलोडेड है और ऑनलाइन पे नीचे होमवर्क के अपलोडेड है। फिर भी इशू ना आया, कल इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे दोबारा। ओके, क्या कराना था आज? मैं नोट करके आया हूँ, ठहर जाए, पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गए हम। हाँ मोहतरम, हाँ निकालें जी। मोहतरम सवाल पसंद करेंगे? सवाली ओए जबरदस्त, फिर पे 747 पे आ जाए, सवाली चाहिए तो सवाल पसंद करेंगे? सवाली पे 747 पे आ जाए। सवाला तो कल 2 हो गए ना, एक क्वेश्चन 9 किया, परसों 10 किया, फिर सवाले हो रहे हैं। क्वेश्चन 16 डिस्कस द, तो मोहतरम काफी 3 पास पेपर के सवाल फुल फ्लेज तो हमने क्लास में खुद किए हैं। क्वेश्चन 2 किया था शुरू की क्लास में, 9 हो गया, और कल होमवर्क की डिस्कशन डाल के 10 हो गया। ये बड़े मेजर और अच्छे सवाल थे, और कुछ सवाल भी हैं, वो इंशाल्लाह आखिरी दिनों में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। डिस्कस करंट एंड डेफर्ड टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर फॉलोइंग, फॉलोइंग के लिए करंट और डेफर्ड टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस करने हैं। द बैलेंस शीट शोज नेट डेटर ऑफ, बोलें कितने? 73,000। बैलेंस शीट में नेट डेटर पड़े हुए हैं 73,000 के। थोड़ा सा विजुअलाइज करें, नेट डेटर
असल में ना डेटर में से जब आप ना भाई चुप रहो, डेटर में से जब आप प्रोविजन माइनस कर दें तो इनको कहते हैं नेट डेटर। बैलेंस शीट का मतलब है 31/12 XX, पता नहीं कौन सी बैलेंस शीट, 31/12 XX। नेट डेटर कितने पड़े हैं जी? 73,000। क्लियर? ये बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में पड़े होंगे, ऐसा ही है बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में। द डेटर फिगर इज शोन नेट, जाहिर बात है नेट हुई हुई है। किससे नेट हुई हुई है? नेट ऑफ एन अलाउंस फॉर ऑफ 7,000। आप बताएं 7,000 ऊपर से चलेंगे, सारे लोग ऊपर से आए हैं ना, जब ऊपर से चलेंगे तो इस 7,000 को क्या करेंगे? माइनस, नहीं ऊपर से चलेंगे, मैं ऊपर से भी चल रहा हूं, ऊपर से चलेंगे तो क्या करेंगे? लेकिन हमें तो ऊपर वाली फिगर अवेलेबल नहीं है, तो मजबूरन कहां से चलना पड़ेगा? नीचे से चलना पड़ेगा। तो 73,000 में 7,000 जमा करना पड़ेगा, सादा सी बात है। तो जवाब क्या आ जाएगा? 80,000 का मैंने बैलेंसिंग निकाला है, 80,000 का क्या निकाला है? बैलेंसिंग निकाला है। दिस इज द फर्स्ट ईयर दैट सच एन अलाउंस हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड। ये पहली दफा हुआ है कि ये अलाउंस रिकॉग्नाइज हुआ है। आगे टैक्स वालों के बारे में कुछ लिखा हुआ है, मैं काट रहा हूं। ये पहली दफा हुआ है कि ये अलाउंस रिकॉग्नाइज हुआ है। अच्छा, अगर ये पहली दफा हुआ है कि ऐसा आपने किया है तो इसका मतलब है आज से पहले आप ऐसा नहीं करते थे। तो अगर मैं प्रोविजन का अकाउंट आपके सामने बनाऊं तो पहली दफा हुआ है कि ऐसा किया है, तो इससे पहले ऐसा नहीं करते थे। तो कैरी डाउन 7,000, वो तो सवाल ने दिया हुआ है। अच्छा मुझे बता दें, अब एक्सपेंस बैलेंसिंग आ रहा है या रिटर्न ऑफ बैलेंसिंग आ रहा है? रिटर्न ऑफ याद रखिएगा हमेशा दिया होगा, ना दिया हुआ तो फिर ये 1 2 3 चीजें देगा। फिलहाल रिटर्न ऑफ कोई नहीं है, तो इसलिए क्या बैलेंसिंग आ रहा है? एक्सपेंस। बोले जी, पेडेड एक्सपेंस कितना बैलेंसिंग आया? 7,000। क्लियर? ओके जी जी भाई, आप शेख बंद कर रहे हैं। अच्छा ऑन करवा दें मोहतरम, ऑफ दिस ऑन डेट। ओए हो, अच्छा ओए, ये जरा वो वाला लेवल भी दिखाओ। इसको ऑन करने के लिए अबू बकर भाई को कह दें। भाई जो भी है काम कर रहा है, ऐसे ना कहो। ओके अच्छा मोहतरम, अब आप मुझे बता दें, ये डेटा आपके सामने है, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस। इधर देखें जी, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, टैक्स एट द रेट ऑफ जितने भी है, प्रोविजन। बताएं जी, प्रोविजन का कैरी डाउन क्या है? 7,000। प्रोविजन का कैरी डाउन क्या है? 7,000। और टैक्स बेस 0। अच्छा मुझे कोई बता दे, जब ये 7,000 फ्यूचर को सोच रहे हैं ना, जब ये 7,000 अगले साल का ब्रॉड डाउन बनेगा तो ये अंदाजा होगा, इस अंदाजे के अगेंस्ट एक्चुअल राइट ऑफ आएंगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ब्रॉड डाउन प्रोविजन थी 49, उसके अगेंस्ट इतने लोग जो है वो मोबाइल सही कराने आ गए थे। तो ये 7,000 ब्रॉड डाउन होगा अगले साल का, इसके अगेंस्ट राइट ऑफ आएगा 7,000 के बदले, कुछ ना कुछ जो भी आएगा। फर्ज करें 7,000 ही आता है, क्या मैं कह सकता हूं, काफी क्लासों में बात की हुई है, 7,000 इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर। तो क्या ये 7,000 डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है? असल में ना यार, इसमें हमेशा मैं लॉजिक करवाता हूं, इसमें ना रूल्स लगाने जरा मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन चलें अगर आप कहते हैं तो रूल लगा भी लेते हैं। यार ये लाइबिलिटी नहीं होती, ये प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी लाइबिलिटी है, प्रोविजन फॉर वारंटी लाइबिलिटी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लाइबिलिटी नहीं है। आपके ऊपर के लोगों ने पैसे लेके भाग जाने हैं तो मैंने किसी को लाइबिलिटी पे करनी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ना, अगर आप कहीं सर यहाँ रूल 1 लगे, रूल 2 लगे, 3 लगे, 4 लगे, वो मुझे समझाना मुश्किल है, लॉजिक समझाना यहाँ आसान है। लेकिन अगर आप स्टिल बजिद हैं कि रूल 1 2 3 4 लगा दें, तो एक गलत रूल मैं लगा दूंगा, लेकिन इंशाल्लाह नतीजा सही आएगा। ये अकाउंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, थोड़ा सा आंखें भी खोल लो। ये अकाउंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। ये अकाउंट होता है कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है? कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। अब जब ये अकाउंट कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है तो सामा भाई
कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट को गलत नाम में दे रहा हूं लाइबिलिटी, लेकिन नेचर सेम है, वैसे नेचर सेम है। अब लाइबिलिटीज का रूल 3 है, जो रूल 1 2 3 4 है ना हमारे, इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ लाइबिलिटी देन इट इज डिडक्टेबल। तो रूल 3 मैंने लाइबिलिटी का चोरी करके यहां लगा दिया, रूल 3 लाइबिलिटी का यहां लगा दिया, लेकिन वैसे ये लाइबिलिटी है नहीं। तो ये तो रट्टे की बात हो गई। लॉजिक की बात ये है, ये 7,000 कभी ना कभी टैक्स वाले डिडक्ट करने देंगे जब कभी हम एक्चुअली ये लोग पैसा लेके भागेंगे। लेकिन यार खुदा ना खास्ता पेपर में लफ्ज आ जाए कि व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस ऑफ डेटर, फिर आपको प्रोविजन नहीं लिखनी पड़ेगी। पेपर में खुदा ना खास्ता आ सकता है व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ टैक्स बेस, व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस ऑफ डेटर। फिर आप मुझे बता दें आपको क्या फीलिंग आ रही है। व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट एज पर अकाउंटिंग रूल्स ऑफ डेटर, 73,000। व्हाट इज द टैक्स वालों के मुताबिक डेटर, क्योंकि टैक्स वाले तो प्रोविजन को मानते नहीं, 87 माइनस 0 80,000। तो अगर कभी पेपर में डेटर की कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस किसी एमसीक्यू में मांग ले, तो मैं आपको सजेशन दूंगा फिर इस तरह ना वर्किंग कीजिएगा डेफर्ड टैक्स की। फिर बताएं डेफर्ड टैक्स की वर्किंग का एक और तरीका बताएं, हिम्मत करें। डेटर नेट लेके चलता हूं मैं, डेटर नेट लेके चलता हूं। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और टैक्स, बोलें 70 किन की नजर में, अकाउंटिंग वालों की नजर में, टैक्स वालों की नजर में। अब इस अकाउंट को मत देखें, टैक्स वालों की नजर में 80। क्लियर? अब यहां पे जो है वो रूल नंबर 2 लगा ले, रूल नंबर 1 लगेगा 2 लगेंगे। ये तो डेटर है ना, ये तो एसेट है, ये तो सिंपल सा है। एसेट के लिए पहला रूल क्या है, इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज देन इट इज टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, वो तो है नहीं। यहां रूल 3 चोरी किया था, यहां रूल 2 धड़ल्ले से लगाएंगे क्योंकि इसका नाम ही एसेट है डेटर का। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज, ये रूल बहुत कम लगता है, रूल 2 बहुत मतरेया सा रूल है। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज लेस देन, शायद मैं आज पहली या दूसरी दफा क्लास में लगा रहा हूं, इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज लेस देन टैक्स बेस ऑफ एसेट इट इज, शुक्र है सेम नतीजे पे पहुंचे, शुक्र है डिफरेंस भी सेम आया। तो ये तरीका भी एक्सेप्टेबल है और ये तरीका भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। ये दोनों तरीके नोट कर लें। मैं तो यही कहूंगा ऊपर वाला तरीका हमेशा लगाया करें, हमें उसकी आदत है, लेकिन नीचे वाला तरीका तब लगाएंगे जब एमसीक्यू में कह दे व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ डेटर, both will give same result। अच्छा मोहतरम इधर आओ यार, जैसे मर्जी आप बैलेंस शीट में लेके जाएं, डेटर लेके जाना पसंद करें आपकी मर्जी, प्रोविजन लेके जाना पसंद करें आपकी मर्जी, लेकिन यार एक बात याद रखिएगा, करंट टैक्स की वर्किंग में हमेशा प्रोविजन का अकाउंट ही बनाना है। करंट टैक्स की वर्किंग में और कोई तरीका नहीं है। करंट टैक्स में आपको पता है हम पीबीटी से चलते हैं और ऐड क्या कर देते हैं, और बोले ना बैड डेट एक्सपेंस, और माइनस क्या कर देते हैं, बैड डेट रिटर्न ऑफ। खर्चा कितना है, और ये वाला 7,000 और -0। क्लियर? तो करंट टैक्स की वर्किंग लिख लें, उसी तरह करनी है। पुराना तरीका, इसमें मैंने कोई नया तरीका नहीं बताना आपको। पुराना तरीका क्या, पुराना तरीके का नाम भी लिखें, प्रोविजन का अकाउंट बनाएं। पुराना तरीका प्रोविजन का अकाउंट बनाएं और एक्सपेंस और राइट ऑफ अलग अलग निकालें। पीबीटी से चलें, पीबीटी मुझे सवाल में अवेलेबल नहीं है, तो मैंने एक्सट्रैक्ट्स बना दिए हैं करंट टैक्स की वर्किंग के आपके सामने। ओहो सॉरी यार, सवाल में डिस्कस करना लिखा हुआ है, मैं असल में आपसे मैं डिस्कस वैसे ही करना चाह रहा था, बस ये समझ लिया, अपनी तरफ से सवाल बनाया हुआ है मैंने। डिस्कस में फिर आप इंग्लिश में लिखाओगे कि बैड एक्सपेंस ऑफ 7,000 विल बी एडेड इन करंट टैक्स वर्किंग, और कैरिंग अमाउंट जितने टैक्स बेसिस जितने। रिविजन करनी थी आज, मेरा भी दिल चाह रहा है शुरू करते हैं, लेकिन पिछली चीज़ें रहती हैं और क्या करूँ, उन चीज़ों को भी तो कराना है।
मैं भी कभी कभी सोचता हूँ IAS 41 ही शुरू कर दें एग्रीकल्चर, सोच के ही आता हूँ, लेकिन पता होता है IAS 12 में भी 15 दिन हो रहे हैं। पॉइंट 2, ये 15 दिन पुरानी बात कर रहा हूँ। पॉइंट 2, अच्छा चलें जी, पॉइंट 2 पढ़ें, पॉइंट 2 पढ़ें। एक बहुत हमारे ज़बरदस्त स्टूडेंट है ऑनलाइन में, अब मुझे सुन नहीं रहे हैं इस वक्त, वो उन्होंने एक ग्रुप में सवाल पूछा था जब 5 दिन हो गए थे IAS 12 को कि कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा, तो मैंने उनको जवाब दिया था कीप अटेंडिंग लेक्चर्स। तो मोहतरम कोई नहीं यार, आपसे ही बात कर रहा हूँ, जो सुन रहे हैं बात अटेंड करते हैं नहीं, इंशाल्लाह लेक्चर जब टॉपिक खत्म होगा बताएंगे आपको। पढ़े जी, पॉइंट 2 पढ़े। SOFP शो स्टॉक एट 5000। SOFP अब अगली एडजस्टमेंट डेटा की नहीं है। SOFP में स्टॉक किस पे पड़ा हुआ है? द फिगर इज शोन ऑफ नेट ऑफ, द फिगर इज नेट ऑफ NRV लॉस। NRV लॉस कितना है? 1000। लेकिन यार इसमें आप लोग, मेरा नहीं ख्याल आप इंट्रो की क्लास में इस तरह करते थे, इसमें वो ना मुझे कहिएगा कि सर आप इन्वेंट्री लिखें, लेस NRV लॉस लिखें, और बैलेंस शीट में इस तरह नहीं मेरे ख्याल से शो करते थे। इन डेटर और प्रोविजन का अलग अलग अकाउंट बनता है, NRV लॉस का कोई अकाउंट नहीं बनता अलग। तो ज़बानी बात करते हैं इस वक्त। बैलेंस शीट में ये वाली फिगर NRV लॉस के बाद आ रही है या NRV लॉस से पहले आ रही है? NRV लॉस के बाद आ रही है। अगर NRV लॉस ना होता, NRV लॉस है ये, NRV ये है, NRV लोअर होगी ना, तो इसलिए ये आ रही है द फिगर इज शोन नेट ऑफ NRV लॉस। तो इतने से डेटे से बता दें कि कॉस्ट क्या है स्टॉक की 6000, और NRV क्या है, एक्सेलेंट 5000, और NRV लॉस क्या है? अच्छा, एज पर द टैक्स लॉस देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स लॉस। कहते हैं NRV लॉस का कोई तस्वुर, ये कोई पक्की ठक्की बात नहीं है कि मैं कहूं यही हमेशा रूल होगा। अगर हो सकता है टैक्स वाले NRV लॉस को मानते भी हों, कभी पेपर में ऐसा भी सवाल आ सकते हैं कि मान रहे हैं, फिर तो फटा ही नहीं, फिर तो फटा ही नहीं, फिर तो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बराबर आ जाएगी। लेकिन अभी फटा है, वो NRV लॉस को नहीं मान रहे। तो माशाल्लाह करें हिम्मत, मुझे बता दें कोई दो तरीकों की जरूरत नहीं, बस सिंपल एक तरीका, इन्वेंट्री बताएं जी, हिम्मत करें। इन्वेंट्री अकाउंटिंग वालों ने कितने पे शो की होगी? नहीं 5000 पे नहीं, लोअर पे। व्हाट इज कॉस्ट NRV में से लोअर? 5000। तो अकाउंटिंग वालों ने किस पे शो की होगी? 5000 पे। टैक्स वाले NRV लॉस को नहीं मानते, तो उन्होंने लॉस माइनस करके शो की होगी या बिना माइनस किए? तो उन्होंने किस पे शो की होगी? 6000। अच्छा जी, अच्छा ये टैक्स वाले NRV लॉस को नहीं मानते, तो ये परमानेंट डिफरेंस है हमारे और टैक्स वालों के दरमियान, या एक टेम्परेरी सा डिफरेंस है? एज पर टैक्स लॉस देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ NRV लॉस। अच्छा, इसमें ना थोड़ी सी लंबी बहस हो जाएगी फिर। ये टेम्परेरी डिफरेंस है, सुनिएगा क्यों ये टेम्परेरी डिफरेंस है। हम अकाउंटिंग वाले ना, छोड़े हम अकाउंटिंग वाले ना जब P&L बनाएंगे, तो P&L में ना ये जो लॉस है ना कॉस्ट ऑफ सेल में जाता है। ये लॉस कहाँ जाता है? ये आपको फाइनल अकाउंट में मैं रिवाइज करवाऊंगा। ये लॉस जाता है कॉस्ट ऑफ सेल में। हम अकाउंटिंग वाले इस 1000 के खर्चे को डालेंगे कॉस्ट ऑफ सेल में। इस साल 2010 में लॉस को डालेंगे कॉस्ट ऑफ सेल में 1000। ये लॉजिक है, नोट करने की जरूरत नहीं है। क्या एग्री कर रहे हैं? कहीं ना कहीं खर्चों में लॉस आना चाहिए, वो बस मेरी मान लेंगे कॉस्ट ऑफ सेल में लॉस आता है। अकाउंटिंग वाले खर्चा कितना बुक करेंगे इस साल? 1000। अगले साल ये स्टॉक बिकेगा, जब बिकेगा तो बिकने पे जितने का भी बिकी वो आपकी किस्मत, वो मुझे नहीं पता कितने का बिका, लेकिन बुक्स में कितने पे पड़ा था? 5000 पे बुक्स में कितने पे पड़ा था? अगले साल जब बिकेगा तो मैं कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट एंट्री करूंगा। डेटा डेबिट सेल क्रेडिट मुझे नहीं पता, अगले साल हो सकता है अच्छी प्राइस दे गया हो। डेटा डेबिट सेल क्रेडिट एंट्री करूंगा और एक एंट्री करूंगा कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। तो वो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट कितने से मारूंगा? तो अकाउंटिंग वालों की नजर में थोड़ा सा खर्चा NRV की लॉस का इधर बुक हो जाता है, थोड़ा सा खर्चा बुक होता है स्टॉक बिकने पे, लेकिन टोटल 6000 ही अकाउंटिंग वालों ने भी खर्चे में डाला। और टैक्स वाले क्या कहेंगे? हिम्मत करें आप बताएं, टैक्स वाले क्या कहेंगे? टैक्स वाले कहेंगे 2010 में अबे ये क्या? हम कहेंगे NRV लॉ, NRV लॉ ये क्या होता है? हमारा ख्याल है शायद स्टॉक सस्ता बिके, शायद बिकेगा तो फिर देखी जाएगी। तो टैक्स वाले अभी इस लॉस को नहीं मानेंगे। मैं टैक्स वालों का P&L बना रहा हूं, और अगले साल जब स्टॉक बिकेगा तो टैक्स वाले कहेंगे चलो यार 6000 आपका स्टॉक था वो बिक गया, तो 6000 वाले स्टॉक को खर्चे में डाल देंगे। तो ये जो हमारे और टैक्स वालों में फर्क आया है, ये आरजी नेचर का फर्क है। यहां पे खड़े होके देखें, यहां पे खड़े होके देखें, बूथा इधर करें ना, बूथा इधर करें, यहां पे खड़े होके देखें अकाउंटिंग वालों ने कितना खर्चे में डाला?
6000 और टैक्स वालों ने भी। तो इस बात को छोड़ें कि ये परमानेंट डिफरेंस है। मोहतरम परमानेंट डिफरेंस में आपको पढ़ा चुका हूं, वो होती है डिडक्शंस नॉट अलाउड और एग्जाम्प्ट इनकम्स। तो एनआरवी लॉस परमानेंट डिफरेंस नहीं है। ये कौन सा डिफरेंस है? एक करंट टैक्स की वर्किंग में थोड़ा सा सोच के बता दें मैं इस साल क्या करूं। करंट टैक्स की वर्किंग में अकाउंटिंग वो किधर है? वो आते आते प्रॉफिट तक हम अकाउंटेंट्स ने कितना लॉस माइनस कर दिया होगा इस साल? 1000 का। टैक्स वाले क्या कहेंगे? फिर कभी माइनस कर लेना। तो टैक्स वाले अभी इसको माइनस, जब तक के स्टॉक बिक ना जाए। तो टैक्स वाले कहेंगे यार अभी माइनस ना करो। अब जरा सोच के बता दें करंट टैक्स की वर्किंग में हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे लॉस को। एनआरवी कितना जी? 1000। पीबीटी और टैक्सेबल नहीं, लेस कुछ नहीं करना। पीबीटी और टैक्सेबल प्रॉफिट। अच्छा पहले लॉजिक पे आप बता दें कि डिफरेंस टैक्सेबल है डिडक्टेबल है? ये हजार अभी मैंने आपके सामने P&Ls बनाए थे। ये 1000 हम अकाउंटिंग वालों ने इस साल लॉस में डाला है, टैक्स वाले, तो इट इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर। अच्छा ये तो लॉजिक पे हो गया। और रट्टा बता दें, रूल नंबर 1 नहीं लग सकता, रूल नंबर 1 नहीं लग सकता, रूल नंबर 2 लगेगा। तो 1000 इज जिसपे डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा, नोट कर लें ना यार। इस तरह ना देख गिर जाएंगी फिगर्स। मसला है मेरे से पूछ फिगर्स को इस तरह गो। भाई कह रहे हैं दोबारा समझाएं, भाई कह रहे हैं दोबारा समझाएं। मोहतरम आपको पता है इस वर्किंग में तो आपको ज्यादा मसला नहीं आता। अकाउंटिंग वालों की नजर में लॉस रिकॉर्ड हो चुका है, तो गिरी हुई प्राइस पे आ रहा होगा स्टॉक। टैक्स वाले कह रहे हैं अभी ना गिराओ, गिरा देंगे, अभी ना गिराओ। तो टैक्स वालों ने 6000 पे शो किया हुआ है। जब आया कैंचली तस्वीर चला भी तो देख, जब हुई करंट टैक्स की वर्किंग, तो करंट टैक्स की वर्किंग में हम अकाउंटिंग वालों ने कहा कि हमने तो 1000 से गिरा दिया है। टैक्स वालों ने कहा अभी ना गिराओ, हिम्मत करो, उठाओ, इसको ऐड कर दो। हम अकाउंटिंग वाले आपके साथ बैठा हुए आते आते आज तो प्रॉफिट, आपको नाम बता दो अपना, हमजा प्लीज। प्रॉफिट तक आते आते हम अकाउंटिंग वालों ने एनआरवी लॉस क्या कर लिया होगा? माइनस। टैक्स वाले कहेंगे ये लॉस अभी हम नहीं मानते, तो इसको क्या कर दो? ऐड कर दो। लेकिन इसको परमानेंट डिफरेंस में ना डाल देना, इसका टेम्परेरी डिफरेंस है। ये वाले इनकी जरूरत नहीं है, उनकी जरूरत मैंने कहा होती तो मैं कहा। चलिए यार आज जो है ना, अब बस आराम से रिलैक्स हो जाए, टेक लगा लें और मुझे ना जवाब आपने देते रहना बैठे बैठे। चैप्टर निकाल लें, चैप्टर का मेन नोट्स, चैप्टर के मेन नोट्स नहीं, चाहे रहने तो मेरे ख्याल से पानी पानी कर लेते हैं आज। अच्छा अपना अपना H2O विद NaCl, ओह क्या कॉम्बिनेशन है यार। ये 2 पेज हैं, पेज 256 पे, पेज 256 पे 2 पेज हैं, 256 257 हाँ सुन ले मेरी बात, गलतियां निकालने बैठा होता है। 256 और 257। अच्छा मैं ना 256 पेज को अपने सामने इस तरह खोल रहा हूं, देखें इधर, ये 256 का टॉप है पेज का, तकरीबन टॉप है, ये 256 का तकरीबन बॉटम है, नजर आ गया? तो मैं जरा इस तरह मूव करता रहूंगा, लेकिन आप, मैं इस तरह मूव करूंगा ऑल टैब करके और आप इस तरह मूव करेंगे, आपने एक ही सफे पे रहना है, क्लियर? अच्छा तो मैं क्या, रिलैक्स हो जाए। आपको मैं 5 सेकंड दिया करूंगा, मुझे बता दें पॉइंट। ये ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो दुनिया के हैं ना, जो आपने घर में खरीद के रखे हुए हैं, उसमें ये 5 एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये पैरा नंबर, चलो ठीक है मैं कल इंशाल्लाह ढूंढूंगा, पैरा नंबर 8 है मेरे ख्याल से, 8 के पास है हाँ। तो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ना ये कुछ अंग्रेजियां लिखी हुई हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये पूछा जा रहा है कि इनके टैक्स बेस क्या है। मोहतरम एक चीज करें, ये ना मैं एक तरीके से पहले समझाता था, इस तरह मैंने अब खत्म कर दिया हुआ है, तो हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे और सामने सॉल्व करते रहेंगे, और हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे सामने सॉल्व करते रहेंगे। करंट लायबिलिटीज, ना करंट लायबिलिटीज इंक्लूड एक्रूड एक्सपेंसेस। थोड़ा सा पॉज लें,
करंट लायबिलिटीज इंक्लूड एक्रूड एक्सपेंसेस। एग्रीड और नॉट? एक्रूड एक्सपेंस का क्या मतलब होता है? पेबल। पेबल पेबल अगले साल, बहुत अच्छी रिवीजन होने लगी है। क्वेश्चन 10 एक हमने किया था पेज 730 के पास, कहीं उसी से सवाल है। तो पेबल अगले साल, तो इस साल किस में जाएगा? हम अकाउंटिंग वालों ने इस साल किस में डाल लिया है? खर्चे में। आगे आए, कैरिंग अमाउंट किसकी है, कितनी है? द रिलेटेड खर्चा, द रिलेटेड खर्चा विल बी डिडक्टेड व्हेन पेड। टैक्स वाले कब खर्चे में डालेंगे? अगले साल। इस बात को छोड़ें यार, सबर वाला सिनेरियो है, शुक्र वाला। सबर करना पड़ेगा, थोड़ा सा चीजें सोचनी पड़ेगी। टैक्स वाले किस दुनिया में ले गए हैं? वो एक बंदा जहन में नजर आ रहा है जिसके ऊपर किताब घुमाई थी, ठीक है? तो क्या जहन में आ रहा है? कैश अकाउंटिंग है। तो बता दें यार, जब कैश अकाउंटिंग की दुनिया में चले जाएं तो फिर तो अल्लाह का शुक्र है हमें टीवी नहीं होता। तो इन 5 सवालों में मैंने रिक्वायरमेंट कहीं लिखी नहीं हुई, नीचे एंड पे डाली हुई है, कैलकुलेट टैक्स बेस। बस ये रिक्वायरमेंट है, टैक्स बेस निकालनी है हर सिनेरियो में। साथ साथ लिखते रहें, सोल्यूशन तो मैंने निकाल दिए हैं इसके, साथ साथ लिखते रहें। समझ आ गई? नीचे दिए हुए, लेकिन वो और तरीके से दिए हैं, वो तरीका मैं नहीं कराता। आगे चलें, डन। अगला, करंट लायबिलिटीज इंक्लूड एक्रूड एक्सपेंसेस। करंट लायबिलिटीज इंक्लूड एक्रूड एक्सपेंसेस। पॉइंट 2 करा रहा हूं। करंट लायबिलिटीज इंक्लूड एक्सपेंस पेबल विद अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100. The related खर्चा has been deducted for tax purpose as well. The related खर्चा has been deducted for tax purpose as well. टैक्स वाले भी कह रहे हैं इस खर्चे को डिडक्ट कर लो। हमने कहा वो तो हमने भी डिडक्ट कर लिया है। कहते हैं ठीक है। तो फिर ये कौन सी अकाउंटिंग की तरफ चले गए हैं? एक्रूअल अकाउंटिंग की तरफ। तो इसका मतलब एक्रूअल अकाउंटिंग में तो फिर वो लोग भी पेबल्स को मानते हैं। तो टैक्स बेस क्या आ जाएगी? 100। सबर, शुक्र। करंट लायबिलिटीज, मोहतरम अटेंटिव रहिएगा, चौथी एडजस्टमेंट आपके लिए नई है, मैं फिलहाल तीसरी पढ़ा हूं। करंट लायबिलिटीज इंक्लूड फाइन पेएबल। करंट लायबिलिटीज इंक्लूड फाइन पेएबल। फाइन एक्सपेंस इज पेएबल। पेएबल पे कब होता है? तो इस साल किस में जाते हैं? हम अकाउंटिंग वाले किस में डाल चुके हैं? खर्चे में। फाइन्स एंड पेनल्टीज आर नॉट डिडक्टेबल फॉर, टैक्स वाले कहते हैं फाइन और पेनल्टीज डिडक्टेबल। कैरिंग अमाउंट बताएं यार। टैक्स बेस को ना मजबूरन 100 लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ना लिया तो यहां पे टेम्परेरी डिफरेंस आ जाएगा। तो ये वो सिनेरियो है जिसमें बताया था एग्जेम्प्ट इनकम, अजीब सिनेरियो है, सबर शुक्र अजीब। तो जिसमें बताया था कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस को क्या लेना पड़ता है? मजबूरन बराबर लेना पड़ता है। तो टैक्स बेस लिखें कितनी? मजबूरन, या फिर अजीब सा जो सिनेरियो था, मजबूरन हमने इसको बराबर लिया है। और अगर बराबर ना लेते तो टेम्परेरी डिफरेंस आ जाना था। क्लियर? यार ये आप बैंक से गए, आपने बैंक से उधार लिया, आप गए बैंक से, आपने उधार लिया, तो बैलेंस शीट में उधार नजर आ रहा है 100 रुपया। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में उधार नजर आ रहा है 100 रुपया। किसी ने आपसे आके कहा यार इसकी टैक्स बेस क्या है? आपने कहा लोन की तो टैक्स बेस कभी डिस्कस नहीं की थी सर ने। हाँ, इंटरेस्ट पेएबल इसके ऊपर अगर आता है उसकी डिस्कशन हुई हुई है, लेकिन लोन की टैक्स बेस की डिस्कशन नहीं हुई हुई। तो आज हम कर लेते हैं लोन की टैक्स बेस की डिस्कशन। यार लोन पे ना अकाउंटिंग और टैक्स वालों में कोई इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि लोन में ना डेबिट कैश होता है। तो जब कैश डेबिट होता है तो अकाउंटिंग वाले कहते हैं ये लायबिलिटी बन गई। अब टैक्स वाले ये नहीं कहते कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट। लोन आता है तो टैक्स वाले भी कहते हैं आपकी क्या बन गई? लायबिलिटी बन गई। इसलिए याद रखिएगा, लोन रिसीवेबल और लोन पेएबल। रिसीवेबल अभी अगले सफे पे आपको करवाऊंगा, लिखने की जरूरत नहीं। लोन रिसीवेबल और लोन पेएबल की कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस हमेशा बराबर लेनी है। लोन रिसीवेबल और लोन पेएबल की कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस हमेशा बराबर लेनी है। आ लोन पेएबल हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100। अगला जरा फिक्रा पढ़िएगा। द रीपेमेंट ऑफ लोन विल हैव, जब लोन वापस होगा तो क्या एंट्री होगी? जरा सोच के बताइए, रीपेमेंट पे क्या एंट्री होगी? लोन डेबिट कैश क्रेडिट। तो कोई खर्चे में जाएगा लोन वगैरह? तो लोन का तो मेरे ख्याल से पीएनएल से ताल्लुक ही नहीं होता, बल्कि लोन के इंटरेस्ट, दूध की मलाई अलग चीज होती है, लोन के इंटरेस्ट। हम दूध की बात करें, लोन की बात करें, तो दिस इज टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ लोन। और बड़ा वाजे कर दिया उसने, कहा जब मैं लोन वापस करूंगा तो टैक्स वालों को उस वक्त भी कोई तकलीफ नहीं है, जब लोन लिया अभी टैक्स वालों को कोई मसला नहीं है। तो ये लोन नहीं है, असल में ये लोन का प्रिंसिपल है।
तो याद रखिएगा, लोन का जब भी प्रिंसिपल आ जाए पेपर में तो आपने उसकी टैक्स बेस वही वाली लेनी है, क्योंकि इस पे अकाउंटिंग और टैक्स वालों का इख्तिलाफ बनता ही नहीं। और अगर मैं इसको टेम्परेरी डिफरेंस कह भी दूं तो कौन सा टेम्परेरी डिफरेंस कहूंगा? लोन पे टैक्स देना होता है, लोन पे नहीं, उसके इंटरेस्ट के ऊपर डिस्कशन हो सकती है, लोन के प्रिंसिपल के ऊपर फिलहाल मैं डिस्कशन कर रहा हूं। तो लोन का प्रिंसिपल हमेशा अपने टैक्स बेस, क्या वैसे भी लोन तो पीएनएल की चीज है ही नहीं, ना खर्चे में जाना ना इनकम में जाना। बिल्कुल सही बात है आपकी, आप ही बात क्या करो, सही कह रहे हो। अच्छा, करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंटल इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। गाय अनअर्न्ड अर्न कब होगा? अनअर्न्ड अर्न कब होगा? तो इस साल किस में जाएगा? कैश में। अब थोड़ी सी जरा मुझे रोशनी डाल के आप बता दें, इस साल के प्रॉफिट तक आते आते हम अकाउंटिंग वालों ने इनकम में डाला नहीं डाला? क्योंकि हमने तो अभी सिर्फ क्या किया है? रिसीव किया है। टैक्स वाले क्या कहते हैं? द रेंट रेवेन्यू इज टैक्स्ड ऑन। अब ये कौन सी दुनिया में ले गए जहां कैश अकाउंटिंग है? ये तो एडजस्टमेंट आपको कराई हुई है। जहां कैश अकाउंटिंग एग्जिस्ट करती है वहां पे क्या अनअर्न्ड प्रीपेड आते हैं? इसलिए बता दें, ये सिनेरियो अगेन आ गया सबर वाला। नया सिनेरियो सिर्फ 4 पढ़ा है हमने, नया सिनेरियो सिर्फ 4 पढ़ा है। अब आप समझ लें, आपका 3-4 मिनट का टेस्ट है, अगले सफे पे 6 के 6 सिनेरियो आप कर दें, लेकिन नीचे सोल्यूशन ही देखना। सिर्फ टेक्स्ट बेस चाहिए। पहले टी काउंट बना ही नहीं रहे कुछ लोग, टी काउंट बना लिया करें, आसानी हो जाए, ये कम से कम जहन में सोच लिया करें टी काउंट। डन। हो गया। ओके जी, इधर देखें, इंटरेस्ट रिसीवेबल। इंटरेस्ट, यार ये इस तरह ना चला करें, बस इंटरेस्ट रिसीवेबल करके अकाउंट बनाया करें। इंटरेस्ट रिसीवेबल हो जाए ना तो ये अकाउंट बनाया करें, जहन में बना लिया करें, अगर पेपर में नहीं बनाना तो। इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट इनकम का अकाउंट बनाएं। रिसीवेबल अगले साल, तो इस साल किस में चला गया? P&L में। टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं? जब भी टैक्स वाले कैश बेसिस फॉलो करेंगे तो टैक्स बेस 0, सबर वाला सिनेरियो। ओके, डिविडेंड रिसीवेबल फ्रॉम अ सब्सिडरी, रिसीवेबल यानी डिविडेंड इनकम का अकाउंट बनाएं। रिसीवेबल अगले साल क्या होगा? तो इस साल किस में जाएगा? हम अकाउंटिंग वालों ने फॉरेन इनकम में डाल दिया, और द रेवेन्यू the dividends are not taxable at all, these are exempt, dividends are exempt। तो अजीब सा सिनेरियो है। अब हमें कैरिंग अमाउंट मांगी तो नहीं हुई, कैरिंग अमाउंट में वैसे लिख रहा हूँ, और टैक्स बेस मजबूरन क्या लेनी पड़ेगी? बराबर लेनी पड़ेगी। एंड पे 6/6 देने हैं अपने आप को, आपने होंगे वैसे 4। अच्छा, डेटर हैव अ कैरियर, तो उस दिन किया था क्लास में, डेटर हैव अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 100, डेटर हैव अ कैरिंग अमाउंट ऑफ, यार डेटर का क्लोजिंग इसी वजह से आता है कि सेल ज्यादा होती है कैश की बनिस्बत, तो डेटर का रिसीवेबल इसीलिए बनता है ना कि सेल ज्यादा हो गई है, कैश कम आया है, इसीलिए तो रिसीवेबल है। तो हम अकाउंटिंग वालों ने सेल बुक कर ली है, बताएं देख के, हम अकाउंटिंग वालों ने सेल बुक कर ली है? एक भाई कह रहे हैं कर ली है, ओके, वैसे ही कह रहा हूँ। द रिलेटेड रेवेन्यू, द रिलेटेड रेवेन्यू,
हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन टैक्सेबल प्रॉफिट्स। अगर टैक्स वालों का लॉस भी आ जाता है कभी कभी, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, टैक्स वालों के प्रॉफिट में भी ये सो ऑलरेडी शामिल है, और अकाउंटिंग वालों ने भी सेल में डाल दिया है। आप बता दें कौन सी अकाउंटिंग लग रही है आपको दिखने में? एक्रूअल अकाउंटिंग लग रही है। अगर एक्रूअल अकाउंटिंग है तो फिर टैक्स बेस शुक्र वाला सिनेरियो है, बराबर लेनी पड़ेगी। क्लियर? यार ये ना पिछले सफे पे जो पॉइंट 4 है उसका ऑपोजिट है, वो लोन पेएबल था और ये लोन रिसीवेबल का प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल लोन हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ द रीपेमेंट। पहले ना रीपेमेंट हो रही थी बाय अस, अब ये जो रीपेमेंट होगी ना टू अस होगी, क्योंकि हमने किसी को लोन दिया हुआ है, हमने किसी को लोन दिया हुआ है, तो जब हमें वापस आएगा ना लोन तो उसको टैक्स वाले कुछ भी नहीं कहेंगे। तो ना लोन देने पे टैक्स वाले हमें कुछ कहेंगे, ना लोन वापस आने पे टैक्स वाले हमें कुछ कहेंगे। तो बता दें फिर टेम्परेरी डिफरेंसेस कोई निकालें या टेम्परेरी डिफरेंस निकलने से रोकें चीजों को? तो इसलिए लोन रिसीवेबल और लोन पेएबल के प्रिंसिपल की हमेशा टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट के बराबर लेनी है, क्योंकि लोन के टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस कुछ नहीं होते। टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस के लफ्ज का मतलब ये होता है ना लोन ने खर्चे में जाना है ना लोन ने इनकम में जाना है। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट बना लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, इस साल प्रीपेड कार्ड इस साल पे होगा, अगले साल इस्तेमाल होगा, तो दीज आर डिडक्टेबल। ओहो, वह बात ही खत्म होगी। टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करें? तो टैक्स बेस क्या आएगी? 0। यार ये ना एडजस्टमेंट आसान थी लेकिन थोड़ी सी समझानी पड़ेगी, इंग्लिश बहुत टफ उसने लिखी है। और बात करें मशहूर ज़माना पीपीई की, बात करें मशहूर ज़माना पीपीई की, अ मशीन कॉस्ट 100, ना ये कैरिंग अमाउंट है ना टैक्स बेस है, ये कॉस्ट है। अ मशीन कॉस्ट 100, कैरिंग अमाउंट इज 90, सीए पता है 90 है, लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट सीए है ही नहीं। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? टैक्स बेस फॉर टैक्स पर्पसेस, क्योंकि अकाउंटिंग वाली बात मुकम्मल हो चुकी थी। जहां तक कॉस्ट 100 है, डब्ल्यूडीवी 90 है, अकाउंटिंग वालों की बीवी 90 है, टैक्स वालों की बीवी ने बड़ा तंग किया। फॉर टैक्स पर्पसेस डेप्रिसिएशन ऑफ 30 हैज ऑलरेडी बीन डिडक्टेड एंड इन करंट, फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, depreciation of 30 has already been deducted in current and prior periods। तो cumulative depreciation का कैरी डाउन बता रहे टैक्स वालों की नजर में। तो टैक्स वालों की नजर में 30 रुपए इस साल और पिछले सारे सालों में मिला के डेप्रिशिएट हो चुके हैं। तो यहां पे खड़े होकर हम कह सकते हैं WDV 70 है, और जवाब भी मेरे ख्याल से 70 है इसका, WDV 70 है। लेकिन आगे क्या कहानी है वो पढ़ लेते हैं। यहां तक हमारे सवाल का जवाब मिल गया। अब आगे तंग करने के लिए दुनिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ लाइनें लिखी हुई हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे जीयर एंड पे ना और कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, कैरिंग अमाउंट भी हमारे जीयर एंड पे है, ना कोई डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है और ना को और कुछ दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ। वैसे ही टैक्स बेस किसी साल के एंड पे खड़े होकर मांग रहे हैं। पेपर में ऐसे वेग सवाल नहीं आते, वो दुनिया के स्टैंडर्ड समझाने के लिए बातें कर रहा था। तो कैरिंग अमाउंट इज 90 फॉर टैक्स पर्पसेस, डेप्रिसिएशन ऑफ 30 हैज ऑलरेडी बीन डिडक्टेड इन करंट ईयर एंड प्रायर। लेकिन ये मुझे बड़ा कंफर्म है कि ये कैरी डाउन डेप्रिसिएशन है, क्योंकि हमारे साल की भी चार्ज हो चुकी है। एंड द रिमेनिंग कॉस्ट, कितनी कॉस्ट है टोटल, कितनी डेप्रिशिएट हो चुकी है? रिमेनिंग कॉस्ट 70 विल बी डिडक्टेबल इन फ्यूचर। इसी तरह तो हम सोचते थे कि 70 इज डिडक्टेबल इन, टैक्स वाले फ्यूचर में 70 को माइनस करने देंगे, इधर एज डेप्रिसिएशन, या तो वो 70 को किस नाम से माइनस करने देंगे, या डेप्रिसिएशन के नाम से फ्यूचर में, और थ्रू अ डिडक्शन ऑन डिस्पोजल। या ऐसा हो सकता है कि एसेट बिक जाए, एक फर्जी सा सिनेरियो बना रहा हूं, ऐसा हो सकता है कि एसेट बिक जाए, बिकते हुए उसकी WDV 70, बिल फर्ज कैश 0 आया, तो 70 वाला एसेट अगर 0 कैश देके गया तो 70 टैक्स वालों का लॉस आ जाएगा, टैक्स वालों का गेन भी आ सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड में जरा थोड़ा सा कंजूसी से उसने बात लिखी। ये 70 रुपए फ्यूचर में किस नाम से खर्चे में जा सकते हैं? 2 नाम से खर्चे में जा सकते हैं, या ये 70 रुपए फ्यूचर में डेप्रिशिएट होंगे, या 70 रुपए अगर बिक गया तो डिस्पोजल पे डिडक्शन होगी। यानी डिस्पोजल पे डिडक्शन को हम क्या कहते थे? लॉस ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल, बस ठीक है। रेवेन्यूज जनरेटेड बाय यूजिंग द मशीन इज टैक्सेबल, ये बात बिल्कुल हटके अलग से कर दी। कहते हैं जो मशीन है उससे जो रेवेन्यू कमा रहे हैं उस पर हमने टैक्स देना होता है, इसका हालांकि इस एसेट से कोई ताल्लुक नहीं था। एनी गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ मशीन विल बी टैक्सेबल, और अगर मशीन बेचने पे गेन आ गया तो वो डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। अगर 70 वाली मशीन आपने कल को 72 की बेच दी तो 2 रुपए का क्या आ जाएगा? Any gain on disposal of machine will be taxable and any loss on disposal of machine will be deductible for tax purpose। इतनी लंबी कहानी की वैसे जरूरत नहीं थी, यहां तक बात मुकम्मल हो चुकी थी। टैक्स वालों की WDV कितनी है? 70। यार ये
रिकॉन्सिलिएशन एक बनती है हमारी, रिकॉन्सिलिएशन। क्लियर? ये रिकॉन्सिलिएशन ना परसेंटेज में भी बन सकती है। ओए होए 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 होए, ये रिकॉन्सिलिएशन किस में बन सकती है? परसेंटेज में बन सकती है। ये रिकॉन्सिलिएशन परसेंटेज में बन सकती है। हमारा दिमाग कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस की कैलकुलेशंस में डूबा हुआ था। जब आप लोग कहानी लिखेंगे अपनी आप बीती, एकदम सर ने कहानी को ट्विस्ट फेरा, पास पेपर के क्वेश्चन 6 पे भागे, हम सर के पीछे पीछे भागे। जब क्वेश्चन 6 की रिकॉन्सिलिएशन पे पहुंचे तो सर ने फाड़ा बम इस बात का हमारे ऊपर कि रिकॉन्सिलिएशन, सर पहुंच ही नहीं रहे कि रिकॉन्सिलिएशन जो है वो परसेंटेज के अंदर भी बन सकती है। हम सुन के हैरान थे, सर परेशान थे, सारे बच्चे जो है वो जाने के मूड में थे। अच्छा अच्छा चलो यार छोड़ो, पर क्या बातें शुरू कर दी हैं, हम कोई कहानी लिख रहे हैं। पेज नंबर 320 पेज नंबर 334। यार एक अजीब सी बात आपसे करने लगा हूं। जिन्होंने कल की वीडियो अटेंड किया उन्होंने ये बात सुनी होगी। अच्छा अब देख ही लेते हैं कल की वीडियो। यार पता नहीं वीडियो थी क्या था, बार बार लगे हुए हैं सर। अच्छा मोहतरम, ये जो रिकॉन्सिलिएशन है ना, ये है रुपीज में। ये 32% मुझे पता है रेट है, लेकिन नीचे सारे रुपीज हैं। ये रिकॉन्सिलिएशन है रुपीज में। किसमें है? मैं इस रिकॉन्सिलिएशन को, और यार मैं इस रिकॉन्सिलिएशन को बदलने लगा हूं परसेंटेज में। किसमें बदलने लगा हूं? मैं इस रिकॉन्सिलिएशन को बदलने लगा हूं परसेंटेज में। अच्छा भाई, रिकॉन्सिलिएशन को परसेंटेज में मैं जब बदलने लगा हूं ना, तो मैं फिलहाल कोई लॉजिकल बात नहीं कर रहा। फिलहाल मैं इन सब को छुपा रहा हूं, ये मेरी नजर में हैसियत नहीं रखते। मैंने किसमें रिकॉन्सिलिएशन बना ली है? रुपीज में। मैं इसको किसमें बदलने लगा हूं? लॉजिक समझ आएगी जब बदल जाएगी परसेंटेज में। मेरी रिकॉन्सिलिएशन इस वक्त किसमें बनी हुई है? मैं किसमें बदलना चाह रहा हूं? कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ आपने हर फिगर को पकड़ के 80 पे डिवाइड कर देना। लॉजिक बताता हूं थोड़ी देर में। 80 क्या यार? प्रॉफिट। हर फिगर को पकड़ के किस पे डिवाइड कर देना? 80 पे। अन्नेवा अन्नेवा। तो फिगर्स किस में बदल जाएंगी? परसेंटेज में। यानी हर फिगर 80 का कितने परसेंट है? ये है ना, हर फिगर 80 का कितने परसेंट है? 1.92 डिवाइडेड बाय ना 26 को ना करें, 26 तो एंड पे टोटल आ जाएगा। 26 को ना डिवाइड करें तो हर फिगर को परसेंटेज में बदल दें। यार बताएं जवाब क्या है? 30। आगे चलें, नहीं 2 पॉइंट आगे जो भी है लिखवाए ना, एग्जैक्ट 2%। अच्छा परसेंटेज में क्यों लगा रहा हूं यार, सॉरी, ऊपर लगा दी ना एक ही दफा। 2%, 0.4 आ रहा है। असल में कैलकुलेटर दिखाएं। असल में आप क्या करेंगे? आप करेंगे 0.32 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100। मल्टीप्लाइड बाय 100 किया तो 0.4 आ रहा है। 0.4% है, बिल्कुल 0.4% है। कोई हर्ज नहीं, इतनी छोटी परसेंटेज भी आ सकती है, लेकिन इसके साथ प्लस साइन लगना है। 0.4%। आगे चलें, 2.4। इन सारी फिगर्स को हमने किससे डिवाइड कर दिया? 80 से। जवाब बताएं क्या आया? 32 माइनस 2 प्लस 0.4 प्लस 2.4, 32.8। यूजर्स को चढ़ गई तप, यूजर्स ने मारा थप्पड़। इमरान खान कह रहे रेट 32% है, तुम लोग 32.8% टैक्स दे के आ रहे हो। ठहरो, हम बताते हैं। यूजर्स फिर भी परेशान है, तपे बैठे हैं। इमरान खान ने कहा था 32% टैक्स है और तुम लोग कितना दे के आए हो? 32.8। लूट में चाहिए हमारे पैसों से। हमने कहा ठहरो, ज़ियारत कराते हैं तुम्हें। अभी हम डंके की चोट पे बात करेंगे। किसकी चोट पे? डंके की चोट पे बात करेंगे। हमने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी हुई, हम तुम्हारी बातों का जवाब देंगे। हमने पहले तो एग्जेम्प्ट इनकम कमाई के हमारा 32% से टैक्स 2% कम हो गया। हमने पहले तो कौन सी इनकम कमाई? एग्जेम्प्ट इनकम कमाने की वजह से हमारे टैक्सेस कम हुए। और अगर और कुछ ना होता तो लोग टैक्स दे रहे होते 32 पे, लोग टैक्स दे रहे होते 32 पे और हम टैक्स दे रहे होते 30 पे। 30 पे 32 माइनस 2, कैलकुलेटर के बगैर 32 माइनस 2 30। लेकिन अनलकीली एक पिछले साल की डज पड़ी, डज कहते हैं ना आप लोग घर में, एक पिछले साल की डज पड़ी और एक फाइन पे कर दिया था। 2 डजें डज पड़ी तो हमारा रेट शूट अप करके 32 से किस पे पहुंच गया?
32 की भी 32 निकल गई, 32.8 पे पहुंच गया। क्लियर? तो अब बता दें क्या परसेंटेज की रिकॉन्सिलिएशन ज्यादा अच्छे नतीजे नहीं शो कर रही? दिखने में तो बुरे हैं लेकिन डिसीजन मेकिंग के तबार से बात कर रहा हूं। तो लोग टैक्स कितने परसेंट दे रहे हैं जी? 32%। हमने मजबूरन टैक्स कितने परसेंट दिया? रीजंस यूजर्स को बता सकते हैं या हवाई बातें हैं? हवाई बातें नहीं है, रीजंस यूजर को। आपके ख्याल से वजह क्या बनी है? मेरे ख्याल से ना एग्जेम्प्ट इनकम्स बहुत कम है और पिछले साल का टैक्स भी आके पड़ गया हमारे सर पे और साथ फाइन्स वगैरह भी पड़ गए हैं, जिसकी वजह से हमारा रेट शूट अप करके 32 से किस पे चला गया? 32.8 पे। ये परसेंटेज वाली रिकॉन्सिलिएशन, क्लोज नहीं करना चीजों को, मैं बताऊंगा जब करना है। ये परसेंटेज वाली रिकॉन्सिलिएशन कब बनाया करेंगे पेपर में? आप खुद बता दें जब आप कहें, हद होगी जब रिक्वायर्ड हो, वरना हमेशा किस में बनाएंगे? रुपीज के अंदर। वरना हमेशा किस में बनाएंगे? थोड़ा हौसला, कोई जल्दी नहीं। कल कौन सा सवाल होमवर्क में था? पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 10। यार उसमें पता नहीं आई कि आपने क्यों दोनों रिकॉन्सिलिएशन सॉल्यूशन में दी थी। मैं टोटली डिसएग्री करता हूं क्योंकि उसमें सॉल्यूशन में मांगी नहीं हुई थी रुपीज और परसेंटेज वाली अलग अलग। लेकिन जरा आप क्वेश्चन 10 पे के सॉल्यूशन पे नजर मारें तो पेज नंबर कौन से? 340। या सब कुछ छोड़ें, इतना सा पोर्शन किसी तरह पेज का निकालें। निकला है पेज नंबर 340। कितने लोगों को तजस्सुस पैदा हो रहा है कि हुआ क्या है? और लॉजिक समझ आई है, बात समझ आई है? लोग कितना टैक्स दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम अरबी हबीबी यल्ला कितना टैक्स दे रहे हैं? 28.21 नहीं 2.1 कहते हैं इसे, इधर से हमारे उधर पहुंचे। 28.21% हम टैक्स दे रहे हैं। क्लियर होगी ये बात? अब लोगों का रेट 30% है, हमारा रेट, सॉरी लोगों का रेट और हमारा रेट नहीं, मादरत। अच्छा, टैक्स का रेट 30% है और हमारा रेट। अच्छा, ये वैसे पेपर में निकालेंगे कैसे? ये पेपर में निकालेंगे कैसे? धड़ाधड़ हर फिगर को पकड़ेंगे और पकड़ के किससे? नहीं 80 से नहीं, वो पिछला सवाल था। हर फिगर को पकड़ेंगे और पीबीटी से डिवाइड कर देंगे। तो रुपीज वाली रिकॉन्सिलिएशन, ऐसे एरो खींचे ना, रुपीज वाली रिकॉन्सिलिएशन किस में बदल जाएगी? परसेंटेज में। पेपर में तो आपको पता है हम परसेंटेज में कन्वर्ट कराया करेंगे, सोचा नहीं करेंगे। क्लास में सोच लेते हैं। यार हमने एग्जेम्प्ट इनकम कमाई है ना, तो हमारा रेट गिरा। जिन्होंने कल वाली क्लास ली है डिविडेंड पे कम टैक्स लगे, उसकी वजह से हमारा रेट गिरा। और जिन्होंने कल वाली क्लास अटेंड की है डोनेशन खर्चा नॉट अलाउड था, तो डोनेशन नॉट अलाउड होने की वजह से हमें नुकसान हुआ, लेकिन वो नुकसान इतना नहीं था जितने फायदे थे। हमारे रेट को कम करने वाली चीजें ज्यादा हैं और रेट को बढ़ाने वाली चीज एक छोटी सी है। ओवरऑल रेट ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो गया? अब ये अच्छा नहीं लगता था, 143.3 से कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन ये जो परसेंटेज की रिकॉन्सिलिएशन ये तो बला है। ये बता रही है लोग टैक्स दे रहे हैं 30% पे और हम 28.21% पे। ठीक है जी, ओवर।